हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अ एपिसोड कह लो, कुछ भी कह लो, जहाँ पे हम रॉ टॉक करते हैं, दिल की बातें करते हैं। ऐसी पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो एक का तो शायद से मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दिया था, सिर्फ चैनल पे नहीं है वो, और दूसरी है चैनल पे, 3 से 4 महीने पहले मैंने शेयर की थी। तो हाँ, ऐसे क्या होता है ना, यूजुअली स्टडी व्लॉग्स में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होता है ऑलरेडी। 8 से 10 मिनट बोलना होता है। और सेकेंडली फिर थोड़ा सा व्लॉग ओरिएंटेड भी बोलना पड़ता है, कितना ही इंसान शेयर कर लेगा। इस वजह से बोलने में एक तो बहुत नॉर्मली इंसान बात कर सकता है, जैसे कॉन्वर्सेशन हो रही है, और जो भी बात करनी है कर सकता है। देर इज़ नो टाइम बाउंड थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप कुछ काम कर रहे हो तो ईयरफोन्स लगाकर साथ में सुन लेना, या फिर ऐसे सुन लेना पॉडकास्ट की तरह। एंड पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ। देखो, मैं कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हूँ, या फिर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ऑन अ जर्नी, और उसमें मैंने क्या चीज़ें सीखी और अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं बस वो चीज़ें बताऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड जो भी कहा जाएगा सच कहा जाएगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, प्रेजेंटली लाइफ में चल क्या रहा है। तो हाँ, एक और बात, मैंने पोस्ट डाली थी कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हैं, तो उनको भी हम लेंगे बाद में। पहले अपने कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो चीज़ें बतानी है मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो प्रेजेंटली क्या चल रहा है लाइफ में। देखो, प्रेजेंटली मेरी लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड फेज़ चल रहा है, बट पीसफुल फेज़ चल रहा है। मतलब कंफ्यूज इसलिए बिकॉज एक रिज़ल्ट अवेटेड है जेकेएस मेंस का, जो कि आ जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों डिले हो रहा है और वो नहीं आ रहा। होता क्या है कि जब आपका एक रिज़ल्ट अवेटेड होता है ना, आप कोशिश कर लो किसी और एग्ज़ाम की पढ़ने की, बट एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा ऐसे लगता है कि किसी और एग्ज़ाम के लिए पढूँ या फिर इंटरव्यू के लिए पढूँ। तो उसी मतलब सिचुएशन में इंसान ना ऐसे कंफ्यूज्ड ही रहता है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे डर भी लग रहा होता है। इतना नहीं, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है, तो समझ नहीं आता। तो मेरी बस यही चल रहा है। पहले मेरी पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही थी। अगर देखा जाए तो मैंने पढ़ी हैं काफ़ी चीज़ें, बट अगर देखा जाए तो लगता है कि यार सही से नहीं पढ़ा। मेरे साथ होता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ कंसिस्टेंसी से, तो चीज़ें कवर होती हैं, तो अच्छा लगता है, फ़ील होता है। अभी जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था वो काफ़ी अच्छा गया। मैंने वर्कआउट भी डेली किया, मैंने पढ़ाई भी की, काफ़ी चीज़ें भी कवर हुई। अब उस टाइम पे मैं पढ़ क्या रही थी, उस टाइम पे एक चीज़ मैं पढ़ती थी जो कि था ऑप्शनल, मेरा एंथ्रोपोलॉजी। एंड दूसरी चीज़ मैं इंटरव्यू के रिलेटेड पढ़ती थी, जिसमें अपनी स्टेट की जीके, देन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो उनको कैसे आंसर करना है, वो सब चीज़ें। एंड तीसरा मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी, एंड फोर्थ मैं ईपीएफओ का पढ़ती थी। ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पा रही थी उस एग्ज़ाम को, बट हाँ, जब मैंने ईपीएफओ का पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा वैसी थी, कॉन्फिडेंट थी कि नहीं यार, मुझे निकालना है ये एग्ज़ाम, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, बहुत मेहनत करूँगी। स्टार्टिंग मेरी बहुत सही चल रही थी, शुरू के 1 डेढ़ हफ्ता बहुत अच्छा गया। मैंने इतने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, रिवाइज भी कर रही थी नोट्स। लेकिन फिर आती है एक चीज़ कि मम्मा बीमार हो गई, मेरी मम्मा, उनको हो गया डेंगू। और फिर क्या होता है कि डेंगू में बहुत वीकनेस हो जाती है, एंड प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है, इंसान को वीकनेस हो जाती है, एंड उसका इलाज ना करवाया जाए तो इट कैन बी फैटल। तो इसीलिए अच्छे से उनकी केयर करना प्लस घर के काम करना। अब मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प करवाई घर की। एंड पहले उनकी ड्यूटी बाहर थी, तो वो वीकली आते थे, और जब मम्मा बीमार हुई उसी से थोड़ी देर पहले उनकी ड्यूटी यहाँ जम्मू में शिफ्ट हो गई थी। तो मतलब भगवान भी कैसे लिंक करके चीज़ें भेजते हैं। अगर वो बाहर होते तो फिर तो मेरे ऊपर और ज़्यादा काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती। अब पापा भी थे तो पापा भी बहुत हेल्प करवाते थे, मैं भी करती थी। बट फिर मेरे साथ यही चीज़ हो जाती है कि जब मुझे प्रॉपर पढ़ना है, तो
बाकी फिर कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बट मेरे पास अगर कुछ चीज़ें आ जाए करने को तो मेरे से नहीं हो पाती। देखो इसके भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कि घर के काम करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, बहुत से लोग जॉब के साथ भी करते हैं, तो वो फिर उस चीज़ में ढल जाते हैं ना। हर एक न्यू सिचुएशन में कभी इंसान आता है तो उसको टाइम लगता है चीज़ों को अडेप्ट करने में। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कह सकते हैं एमरजेंसी ऑफ द थिंग जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। अब अगर 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर आप जाग के भी पढ़ लोगे, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी अलग से ही वर्क करती है। लेकिन जब एग्ज़ाम भी दूर है और डाउट्स भी हैं तो इंसान थोड़ा लेज़ी भी हो जाता है। तो मेरा भी ये था, 1 डेढ़ हफ्ता मैंने 2 हफ्ते शायद कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब 2 हफ्ते पढ़ा थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी टेंजिबल चीज़ें मुझे दिखी। फिर उसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो गए तो उसमें भी मेरा ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने 21 डेज़ चैलेंज लिया। तो अभी EPFO का बोलूँ तो एज सच तो मेरी कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी यार। स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था पूरा पूरा दिन, बट फिर बाद में वही लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि इंटरव्यू की चीज़ें मैं स्किप कर दूँ, बिकॉज इंटरव्यू ऑल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब 2-2 3-3 नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं इस बार लास्ट टाइम से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर एंड कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहती हूँ। एंड रिज़ल्ट अवेटेड है, बट स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव। हर एक सिचुएशन को लेकर रिज़ल्ट का वेट किया और रिज़ल्ट हो गया, तो उसके बाद इतना कम टाइम मिलता है कि फिर कुछ नहीं कर सकता इंसान, तो पहले ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है। और न्यूज़पेपर भी मैं 3 पढ़ती हूँ, फिर बाकी चीज़ें भी। तो EPFO का इतना मतलब ख़ास प्रिपेयर तो नहीं है जितना होना चाहिए क्लियर करने को। बट मुझे एक चीज़ लगती है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब पढ़ लेनी चाहिए। कहीं ना वो चीज़ें आपको यूज़फुल ही होती हैं और फ़ायदा ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था EPFO का दूंगी, मैंने फॉर्म भी भरा था, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बट मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया और मैंने छोड़ दी थी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। आई थिंक अकाउंटेंसी की मैंने 1-2 क्लासेस यूट्यूब से देखी थी, थोड़े नोट्स बनाए थे, बहुत कन्फ्यूजिंग लगा था, मैंने छोड़ दिया। अब इस साल भी मैंने सोचा, लेकिन इस साल मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़े, लेबर लॉज पढ़े, देन अकाउंटेंसी पूरी पढ़ी, बाकी EPFO स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े, और फिर मैंने मान लो छोड़ ही दिया लगभग। अब मैं मतलब बस खुद को ये बोलती हूँ कि क्या इस चीज़ से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो कि मैंने आज तक कभी नहीं पढ़े थे। मैंने अकाउंटेंसी की इतनी चीज़ें सीखी और मेरे को ऐसे पूरी CA वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब CA का तो लेवल का कुछ भी नहीं होगा, वो 1% भी नहीं होगा, बट स्टिल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वाह यार चलो सही है। इसी बहाने मैंने वैसी चीज़ों के लिए भी मेरा थोड़ा मतलब आइडिया लगा मुझे कि अच्छा ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कैसे अकाउंटिंग बैलेंस शीट्स बनती हैं, क्या सब चीज़ें होती हैं। तो अच्छा लगता है यार, एक्सपीरियंस आप किसी नई चीज़ का लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब सपोज़ अगर नेक्स्ट ईयर EPFO के फॉर्म्स आते हैं और मुझे देना होगा, मान लो मेरा नेक्स्ट ईयर मन करता है देने का, तो उस टाइम पे मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा ना। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें जब पहले से पढ़ी है एक बार, जब आपने कोई भी चीज़ एक बार पढ़ी होती है ना, या थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो ना, जल्दी हो जाती है। इस बार मैं पहली बार इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ रही थी, मुझे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे याद करना है क्या नहीं। अकाउंटेंसी पहली बार कर रही थी। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी करूँगी तो मुझे फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए कभी भी ना नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी रहे हो, थोड़ा आपने पढ़ा भी, बट फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, स्टिल आप पढ़ रहे हो, वो हेल्प ही करता है। मुझे लग गया था पहले ही पता कि मेरी तब तक इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने थे। अगर पूरा पूरा दिन इंसान 6-7 घंटे रोज़ पढ़ता फिर भी था। मेरा बीच में 1 महीना चला गया, फिर बाद में भी मैं दिन में 2 से ढाई घंटे पढ़ती थी। लेकिन मुझे था कि एटलीस्ट मुझे वो चीज़ें कवर करनी है, एक बार पढ़ के देखनी है। मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में। मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रही थी, बट मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, तो मैं इसलिए पढ़ रही थी। तो ये चीज़ हुई। अभी EPFO का एग्ज़ाम देखती हूँ, देना होगा तो दे भी लूँगी, बिकॉज़ अच्छा है यार, एक्सपीरियंस ही हो जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो क्या ही जा रहा है देने में, बट होने तो नहीं वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं हो जाता। प्रॉपर प्रिपेयर्ड होने चाहिए आप। कोई बात नहीं। उसके अलावा क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो और कुछ नहीं चल रहा यार। मतलब कभी कभी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है,
लेकिन फिर मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। एंड मतलब काम डाउन करती हूँ खुद को, बस यही है मेरा। एक बीच में मैंने बुक भी स्टार्ट की थी पढ़ना, मतलब पढ़ रही हूँ अभी भी, उसके लास्ट के ही थोड़े से चैप्टर्स बचे हैं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन अच्छी है काफ़ी। और उसके साथ फिर मैंने गीता भी पढ़ना स्टार्ट की थी। तो मेरे एक, जब मैंने टेलीग्राम चैनल था ना मेरा लास्ट ईयर शायद से, तो उस टाइम पे किसी मतलब टेलीग्राम सब्सक्राइबर ने मुझे, मतलब उनके पास मेरी होगी पर्सनल आईडी, तो उन्होंने मेरे को, मेरा जब बर्थडे था इस साल अगस्त में, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट मतलब हैप्पी बर्थडे भेजा था, और उसके साथ 2 ई बुक्स की पीडीएफ भेजी थी। एक भगवत गीता की थी और एक और बुक थी। तो मैं वही भगवत गीता पढ़ रही हूँ अभी, इंग्लिश में है वो। तो अगर आप सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कौन है वो, उनका यूज़र नेम भी कुछ हो रहा है, बट हाँ उन्होंने ऐसे विश की थी तो उन्होंने भेजा था मुझे, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। एंड काफ़ी पता चलता है यार कि अभी तो मैंने बहुत थोड़ी पढ़ी है, एंड प्लस वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कॉम्प्रिहेंड करने में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब डिफ़िकल्ट है। इतना भी नहीं, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो मैंने तो भी स्टार्ट किया है कि किस तरह से जब महाभारत स्टार्ट होने वाली थी, एंड उस टाइम पे जो अर्जुन थे उनको बहुत डायलेमा हो गया था कि सामने उनके पूरे परिवार वाले खड़े हैं, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया, उनके भाई खड़े हैं, उनके गुरु खड़े हैं, उनके मतलब टीचर्स खड़े हैं, और उनको उनके साथ फ़ाइट करनी है। तो उन्होंने गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनों के ख़िलाफ़ नहीं उठा पाऊँगा जो भी है वेपन्स। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण ने उनको कहा था, उस टाइम पे उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन की थी श्री कृष्ण के साथ वो बताई गई है, कि किस तरह से श्री कृष्ण ने उनको बताया कि धर्म सबसे ऊपर है और किस तरह से आपको एथिकली चलना है। अगर आपके सामने आपके अपने भी हैं, बट जो सही चीज़ है वो करनी है, जो गलत चीज़ है वो नहीं करनी है। तो वही कॉन्वर्सेशन जो है वो भगवत गीता में है। तो बस वही मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ अभी। तो मेरे को लगता है टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, बट हाँ अच्छी है, काम डाउन हो जाता है माइंड। आप थोड़ा सा भी 1-2 पेज पढ़ लो, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हो। तो बस ये चल रहा है। तो और अभी मेरे नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? देखो यार, मैंने ना सच बोलूँ तो मैंने लाइफ को ना अब थोड़ा प्लान करना छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत प्लान करती थी कि 1 साल बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा करूँगी, फिर वैसा करूँगी, बट चीज़ें जब वैसी नहीं गई तो फिर और बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने ना लॉन्ग टर्म सोचना थोड़ा छोड़ दिया है। मैं थोड़ा प्रेजेंट पे सोचती हूँ, और मतलब नियर गोल्स क्या हैं 1 महीने 2 महीने में, या फिर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने अब ये थोड़ा सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि हम वरीड हैं उस कल के लिए, मे बी उस कल में हम हों ही ना। तो हाँ थोड़ा सा हो गया नेगेटिव, बट सच ही है यार, कल का किसी को नहीं पता। तो जो अभी प्रेजेंट है उसको सोचते हैं, जो इमिडिएटली नेक्स्ट स्टेप लेना है उसको सोचते हैं, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाएंगे बाद में। मेरा अभी ये है, बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना 5 साल का बाद हम क्या करेंगे ये सोचने में, 10 साल बाद क्या करेंगे ये सोचने में, एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है, इवन अच्छा ही है। बस मैंने थोड़ा सा अपनी मैनिफेस्टेशन या फिर चीज़ों को सोचने का दायरा छोटा कर लिया है, कि थोड़ा सा मुझे देखना है बस कि नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी मैं, उसके अलावा बाद में देखा जाएगा। तो प्रेजेंटली तो मेरा यही है कि मैं, एक रिज़ल्ट अवेटेड है, तो लेट्स बी होपफुल फॉर दैट। एंड उसके बाद ना मैं जेन्युइनली सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट काफ़ी सीरियसली दूँ कि ना दूँ। अब देखो, मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे मैंने किसी और एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा था, इवन स्टेट पीएससीज़ के बारे में भी नहीं। तो अभी भी कहीं ना वो दिल में एक छोटा सा हिस्सा है जो बोलता है कि यू कैन डू इट, या फिर यूपीएससी ही करना है। पता नहीं, मतलब वो ऐसे होता है ना, जैसे मेरा सपोज़ प्रीलिम्स नहीं होता तो उसके बाद मैं मन बना लेती हूँ कि नहीं अब तो मैं यूपीएससी नहीं दूंगी, या दूंगी इन फ्यूचर कभी, पहले मैं किसी और जॉब को ले लूँ या स्टेबल हो जाऊँ। तो ऐसे सोचती हूँ। लेकिन फिर जब वो अटेम्प्ट आने वाला होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो दिल से एक आवाज़ आती है कि मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही चीज़ सोची थी ना। तो ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो लेकिन ना मैं अपने आप को एक चीज़ बोल रही हूँ, मतलब पता है मैं अभी अपने आप को ना प्रिपेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि क्या मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
तो मैं ना अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ दैट मेरे को पता है कि मैं क्लियर कर लूँगी। मतलब पता होती है ना इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़, मुझे पता है। बस मुझे एक चीज़ करनी है कि मुझे कंसिस्टेंसी से 6 महीने पढ़ना है, 6 महीने हार्डवर्क करना है। मैं उस हार्डवर्क को लेकर स्केप्टिकल हूँ कि क्या मैं वो 6 महीने लगातार पढ़ सकती हूँ। मुझे एग्ज़ाम का डर नहीं है, मुझे डर इस चीज़ का है कि क्या मैं वो 6 महीने मेहनत कर पाऊँगी। क्योंकि होता क्या है हमारे साथ, हम 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन नहीं मन कर रहा, चौथे दिन नहीं प्रोडक्टिविटी आ रही। बट ऐसे नहीं चलेगा, ये मुझे चीज़ पता है, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग। तो अगर कोई चीज़ करनी है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी किस्मत तो है ही, नो डाउट, बट स्टिल यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम मेहनत से ना बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, मतलब जैसे सपोज़ यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग होती है, आप इतना अच्छा पढ़ कर गए हो, आप इतने अच्छे आंसर लिख रहे हो, आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली है पूरी आंसर्स की, आपने स्पीड बढ़ा ली है, आपने कंटेंट एनरिच कर लिया है, आपने डायग्राम्स बनाई हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। मेहनत है ना, ये सब तो मेहनत है ना। अगर सब कुछ कर लिया है तो क्यों नहीं आएंगे आपके नंबर बाकियों से अच्छे? कैसे नहीं आएंगे? मतलब वो तो बाउंड टू हैपन है ना। कुछ चीज़ आप कर लोगे तो उसके रिजल्ट्स आने ही आने हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसमें फिर किस्मत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ यूपीएससी क्लियर। बट पॉइंट है कि मुझे वो 6 महीने बहुत डट के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो हो सकता है। अगर मैंने एक भी दिन मिस किया, मतलब ऐसा है कि एक वीक पढ़ा, संडे को हाफ डे ब्रेक ले ली, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट बीच में मन नहीं कर रहा या बीच में कोई भी वो रीज़न है, वो चीज़ें नहीं चल सकती। मतलब बहुत सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 6 महीने जब तक एग्ज़ाम नहीं है। तो ये मैं पता खुद को, मेरे को एक हफ़्ता हो गया मैं खुद को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। मुझे ऐसे ना डर, जैसे मैंने आपके साथ वो शेयर किया था शैडो वर्कशॉप की कुछ टीचिंग्स, तो उसमें एक ये चीज़ भी थी कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर मतलब ऐसे डर लगता है कि मेरे से ये चीज़, मतलब मेरे को, जैसे मैंने अपने आप को कह दिया कि मेरे को 6 महीने पढ़ना है तभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, और फिर अगर मैंने बीच में लीनियंट हुई तो मेरे को लगेगा कि अब मैं लीनियंट हो गई हूँ, अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे है कि अगर मैं अभी एक अटैम्प्ट अपना दे रही हूँ तो मुझे बहुत सीरियसली देना है। देखो मेरे 4 अटैम्प्ट्स हो गए हैं यूपीएससी में। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उस टाइम पे मैं कॉलेज पास आउट थी, तो मैंने डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि उस टाइम पे आप ऐसे न्यू होते हो, उस जर्नी में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। तो मेरे को वैसे ही लगा कि जैसे वैसे ही माइंडसेट था कॉलेज स्कूल वाला कि पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसमें भी आ जाएंगे, बट वो नहीं हुआ। उस टाइम बहुत बुरा लगा, बट अभी मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि उस टाइम मेरी बहुत ही नॉलेज कम थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम ऐसे भी नहीं होना था। जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था उस टाइम पे मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बिना पढ़े देने गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जेकेएस का मेंस हो चुका था एंड मुझे उसके लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक थी कि मेरा हो जाएगा क्लियर। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, प्लस उसका मेंस भी तभी हुआ था तो मेरे को प्रीलिम्स के लिए टाइम भी नहीं मिला, और मेंस के बाद ऐसे प्रीलिम्स का पढ़ना बिल्कुल मन ही नहीं करता पढ़ने का यार। ऐसा लगता है थोड़े दिन तो आराम चाहिए, तो मैंने उसको बिल्कुल बिना सीरियस होकर दे दिया। सेकेंड अटैम्प्ट तो मेरा वेस्ट ही समझो। जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट था उस टाइम पे मैं यूट्यूब चैनल भी था, मैं शेयर करती थी आपके साथ, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। बट कह सकते हैं बीच में कमियां भी थी, बीच में टाइम वेस्ट भी किया, बीच में फॉल्ट अपने कुछ मतलब गलतियां भी थी। देखो यार, एक बात तो है कि इंसान कभी भी ना खुद से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। आप जितना अच्छा कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बहुत मेहनत की, उस मेहनत के साथ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो आप ना फिर अपने फ्लॉज को नहीं ढूंढते, आपको बस अपनी मेहनत दिखती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इस बार जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ जेकेएस का, ठीक है, तो इस बार भी मैंने बीच में टाइम वेस्ट किया होगा या बीच में दिन होंगे जब नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ मैंने अपना रोल नंबर देखा लिस्ट में,
पहले तो मुझे रोना आ गया, उसके बाद ना जितनी भी मैंने मेहनत की थी ना, मेरे सामने वो ऐसे फ्लैशबैक्स आने लगे कि मैं जैसे रात को जाग कर पढ़ रही हूँ, रो रो कर पढ़ रही हूँ, दुख में हूँ तब भी पढ़ रही हूँ। तो वो अपनी मेहनत आने लगी सामने। उस टाइम पे मुझे एक भी बार वैसी कोई चीज़ नहीं आई कि जब मैं टाइम वेस्ट कर रही थी। और वहीं पे जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का मैंने दिया, नहीं क्लियर हुआ प्रीलिम्स, उस टाइम पे फिर वो थॉट्स आते हैं जो हमने टाइम वेस्ट किया हो। तो ये मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल है। इंसान अगर कोई चीज़ अचीव कर ले तो उसको अपनी मेहनत दिखाई देती है, बट जब वो अचीव नहीं करता तो उसको अपने फ्लॉज दिखाई देते हैं। कभी भी इंसान खुद से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, हमेशा लगता है कि और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। बट ठीक है, अब जो है सो है। तो यही मैं कह रही हूँ कि क्या कह रही थी कि हाँ, कि जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके दिया था प्रीलिम्स। उसमें मेरा 7 नंबर से रुका था। आई थिंक 81 पॉइंट कुछ मार्क्स थे मेरे, एंड कट ऑफ 87 गया था, सी सेट हो गया था। तो वही थोड़े मार्क्स से रुका। फिर जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था वो मैं नहीं देने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जेकेएस का मेंस था, जुलाई एंडिंग में, अगस्त में। एंड मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया था, अपने एंथ्रोपोलॉजी किया था। उसका रिजल्ट आया था आई थिंक मार्च या अप्रैल में, और प्रीलिम्स मई में था। तो उस टाइम पे मैं नहीं देने वाली थी, मैंने सोच लिया था, क्योंकि यार मेरे से मल्टीटास्किंग ना थोड़ी कम होती है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मल्टीटास्कर होते हैं, मुझसे नहीं होती है। मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ अच्छे से। लेकिन फिर एंड में पता नहीं क्या मोटिवेशन आई मुझे, मेरे को लगा कि यार दे लेते हैं। मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिवली सोच लिया। मैंने सोचा कि अगर हो जाएगा मेरा प्रीलिम्स तो मैं जेकेएस का मेंस प्रिपेयर कर रही हूँ, और मेरे को यूपीएससी का भी मेंस प्रिपेयर करना है, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी उस चीज़ में कि मैं पहले जेकेएस का मेंस लिख कर आई हूँ, फिर मेरे को वापस रिवाइज़ करना है, एंड देन यूपीएससी का मेंस देना है। तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, मैंने पूरी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने उस वे में सोचा, और मैंने 1 महीने की प्रिपरेशन में चलेगी देने। लेकिन पॉइंट ये था कि उस टाइम पे जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में मतलब वो वॉर वाला सीन हो गया था। जम्मू में तो पूरे ड्रोन उड़ रहे थे भाई हवा में। पहली बार तो हमने इतना कुछ सुना। जब हमारे घर के पास था तो मतलब विंडोज़ और दरवाजे पूरे से वाइब्रेट कर रहे थे। तो मतलब बहुत ही, अभी सोचते तो ऐसे लगता है वाह यार वो भी क्या टाइप था मतलब, बट इट वॉज सीरियस, ऐसा नहीं है हंसने वाला। तो मतलब उस टाइम पे तो ऐसे मैं पूरी रात जाकर ट्विटर पे, मतलब एक्स पे अपडेट्स देखती रहती थी, जो भी जम्मू वाले लोग डाल रहे हैं कि अभी वहाँ पे आवाज़ आई, अभी वहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे हो गया। तो मैं ऐसे देखती रहती थी पूरी रात। तो मतलब पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान हट चुका था। वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद भी एक दो चीज़ें और हो गई थी शायद से, अब मुझे याद नहीं आ रही, बट हुआ था कुछ तो डिस्टर्बेंस हुई थी। तो मैंने लगभग, मेरे को लग रहा है 2 से ढाई हफ्ते पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए। उससे पहले मैंने पिछले साल पढ़ा था, जब मेरा जेकेएस का मेंस था, सॉरी उस पिछले साल ही था, फेब में पढ़ा था। उसके बाद मैं मई में 1-2.5 हफ्ते में पढ़ रही थी। मैंने की अपनी कोशिश अच्छे से कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ चीज़ें, बट नहीं हुआ फिर बाद में। तो वो भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को स्किप कर देना चाहिए था, मैंने ऐसे ही दे लिया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है दैट 4 अटैम्प्ट्स में से ओनली 1 वॉज जिसमें मैं सीरियस थी काफ़ी ज़्यादा, और जिसमें 7 नंबर से रुका था। तो इससे मैं फिर ये कंक्लूजन निकालती हूँ कि आई कैन डू इट। बट अभी एक और चीज़ है इसमें, दैट मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट ऐसे देना चाहती हूँ जब मेरा मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होता, दुख होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस ना हो ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेंस ना मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बस हो जाती है मेंस देते हुए। प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब नहीं होता क्लियर बहुतों का, मेरा भी नहीं हो रहा, वो अलग बात है। बट डिमांडिंग एग्ज़ाम है ना जो प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा, सॉरी मेंस, इतना लिखना पड़ता है, सुबह जा रहे हो शाम जा रहे हो, आपका दिमाग की ना कैपेसिटी ऐसे भर जाती है, ऐसा लगता है दिमाग अभी फट ही जाएगा, इतना बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेंस में। बहुत मतलब सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज जो तीनों में से है मुझे लगती है वो मेंस है। प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं बट एक थोड़ा सा आराम है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, आपको टिक करना होता है, मेहनत तो है ही डेफिनेटली, लेकिन स्टिल यार, बट मेंस में इतना लिखना है। लेकिन एक और चीज़ है, मेंस में आपकी मेहनत का बहुत रोल है, किस्मत का थोड़ा कम है। दो सब्जेक्टिविटी इज़ ऑलवेज देयर, कोई एग्जामिनर चेक कर रहा है, वो अपने
मन से मार्क्स दे सकता है, उसका मूड अच्छा है तो ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, मूड ख़राब है तो गंदे मार्क्स दे सकता है। बट स्टिल आपने कैसी क्रिएटिवली आंसर्स लिखे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आप वहाँ पे अपने प्लस पॉइंट्स पे खेल सकते हो। जैसे मुझे पता है मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं आंसर राइटिंग में, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क करती हूँ, तो वो चीज़ आ जाती है। प्रीलिम्स में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रीलिम्स में यार टिक एंड क्रॉस है, एग्जामिनर को नहीं पता आपने क्या लिखा, क्या सोचा, कैसे आंसर किया। तो इसीलिए हर एक स्टेज के अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं, बट दिस इज़ व्हाट यूपीएससी इज़। हर एक स्टेज पे टेस्टिंग चलती है, प्रीलिम्स के अपने टेस्ट है, मेंस के अपने हैं, इंटरव्यू के अपने हैं। तो लॉन्ग जर्नी बट स्टिल। तो मेरे को यही है कि अगर मेरे को देना है अटेम्प्ट तो मैं प्रीलिम्स से लगभग 3 महीने पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले मुझे अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है एक बार। लाइक मैंने तो कर रखा है, मैंने नोट्स बनाए थे लेक्चर्स के साथ, लेकिन अभी टारगेट है कि मुझे जैसे कुछ टॉपिक्स हैं उनके नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, उनको मैंने डायरेक्टली पीडीएफ से या फिर जो मटेरियल होता है उससे पढ़े थे, उसके भी मुझे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कुछ टॉपिक्स ही हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है। हैंड रिटन नोट्स ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, नहीं तो चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाती। इनफैक्ट मेंस में हर एक टॉपिक के लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हो उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, उस टाइम पे बन जाते हैं शॉर्ट नोट्स, बट एक जो बेसिक नोट्स हैं वो प्रीलिम्स से पहले होने चाहिए रेडी। इस बार मुझे ही पता है मैंने प्रीलिम्स के बाद कैसे कैसे ऑप्शनल प्रिपेयर किया है। मतलब एक दिन तो इतना ख़तरनाक दिन था मेरे लिए, जिस दिन नेक्स्ट डे मेरा ऑप्शनल का एग्ज़ाम था, मेरे को लग रहा था मैं गिव अप कर दूँ, मेरा मन कर रहा था मैं एग्ज़ाम देने ही ना जाऊँ। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी उस दिन कसम से यार, बट जैसे जैसे कर लिया मैंने। मेरी मम्मा ने बहुत साथ दिया मेरा उस दिन। मतलब मैंने बोला मेरे को टेंशन हो रही है, मम्मा जाके पूजा कर रही है वहाँ पे, भगवान से प्रे कर रही है कि इसको इसकी टेंशन कम कर दो। और ऐसे मतलब वो होता ना, जैसे भगवान का आशीर्वाद लेकर आके मेरे सर पे ऐसे लगा रही थी, मेरे को इतना अच्छा लगा उनका। मतलब पेरेंट्स कितने मतलब प्यारे होते हैं। तो हो गया वैसे उस चीज़ से काम डाउन भी। फिर अगले दिन पेपर देकर आ गई तो ठीक था, हो गया जैसे तैसे बट ठीक है। तो यही मेरा टारगेट है कि मेरे को अपना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो टॉपिक्स के मैंने नोट्स नहीं बनाए उनको बनाना है। सेकेंडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाकर जाने हैं, मतलब बना लेने हैं। लगभग मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल नोट्स बनाने हैं, इन द सेंस कि क्वेश्चन पहले एक टॉपिक पढ़ा, फिर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और उनके खुद से आंसर लिखे रिवाइज करके। तो उससे क्या होगा, खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड साथ में फिर उसमें करेक्शंस कर ली, कुछ वैल्यू ऐड करना तो वो कर लिया। तो एक तरह से रफली नोट्स भी बन जाएंगे एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही साथ जीएस के मतलब जनरल स्टडीज़ 1 2 3 4 उसके भी लगभग 7 से 8 साल के पेपर्स सॉल्व करके जाने हैं। इतना हो जाना चाहिए प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तक बस। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स की 3 महीने बहुत डट के मेहनत करनी है, फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर जब मेंस का टाइम हो, नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं, उस टाइम पे नोट्स रिवाइज करने हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है पहले की, तो उस टाइम और कर सकते हैं। एंड सेकेंडली उस टाइम पे मेन होता है करंट अफेयर्स करने का, जो कि वो भी पहले हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल की मैगजीन्स कर सकते हैं या फिर मेंस 365 कर सकते हैं, बट सेम ही होता है। तो मेंस 365 भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इतना लगभग मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मेरा इतना हो गया तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर का अटैम्प्ट दूंगी, बट अगर नहीं हुआ तो फिर मैं प्रीलिम्स देकर वेस्ट नहीं करूँगी अपना अटैम्प्ट। फिर हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दूँ, क्योंकि 2 अटैम्प्ट बचे हैं। मतलब देखो मन पे भी डिपेंड करता है कि, और रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि उस टाइम तक मुझे कुछ मिला नहीं मिला, या फिर उस टाइम तक मैं क्या कर रही हूँ, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो उस पर डिसाइड होगा मेरा अटैम्प्ट। देखते हैं बाकी तो जो भी बनेगा केस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम बहुत कुछ सोचते हैं कर नहीं पाते, द पॉइंट इज़। एंड देखो सोचना भी उतना ही ज़रूरी है, आप सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे, बट सोच लो। सोचना इजी है, करना डिफ़िकल्ट है। वही चीज़ है मेरे को है कि जो सोचा है फिर वो एग्जीक्यूट पूरा होना चाहिए। देखो 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं आती, ठीक है, मशीन नहीं है हम, इंसान हैं। बट अगर आप 100 सोच के चलोगे एटलीस्ट 70% 80% परफेक्शन तो आएगी ना, उतनी भी काफ़ी है। बट अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे, सोचोगे ही नहीं कुछ, तो फिर तो आपकी मतलब 40-50% होगी, जिससे क्लियर नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है।
तो बस ये मेरा अभी इमीडिएट गोल है। पहले तो बहुत डिपेंड करता है अभी रिज़ल्ट क्या रहता है मेरा। उसके बाद अगर अगर क्या मतलब पॉजिटिव ही रहना है तो पॉजिटिव रहेगा रिज़ल्ट। फिर इंटरव्यू कब तक होता है, इंटरव्यू में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम जाता है, वो देखा जाएगा। फिर उस बेसिस पे होगा। फाइनली अगर क्लियर हो गया सब कुछ तो फिर तो क्या पता टाइम ही ना मिले नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ने का, कम मिले। और अगर ना होता है तो फिर भगवान जाने क्या होगा। मतलब मैंने तो सोचा है कि आई विल बी पॉजिटिव, आई विल बी काम, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है। बट कुछ सिचुएशंस जब होती हैं तभी इंसान समझ पाता है कि क्या फ़ील हो रहा है उस टाइम पे। या तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर संभाल भी लेगा खुद को। ऐसा कोई दुख दर्द नहीं होता जो झेल ना सके, बट सम थिंग्स टेक टाइम। तो वो तो समय ही बताएगा। एक वो है ना सॉन्ग है एक सीरियल का, हर बात समझाना संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ इस तरह से है, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये लाइन। मैं बहुत बार ऐसे ही खुद को भी ये चीज़ बोलती हूँ। कभी कभी हर चीज़ को हम अभी से डिसाइड करके बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो बस यही है। तो दैट्स इट। अभी क्या चल रहा है और क्या था वो सब तो मैंने बता दिया आपको। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी जो मैंने चीज़ें बोलनी थी वो मैंने क्वेश्चन देखे, उन सब में कवर हो रही हैं। तो फिर मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं ऑन कर लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, उसमें भी ऑलमोस्ट सब कवर हो गए थे, तो मैं सिर्फ वही ले रही हूँ। सबसे पहले भूमिका वर्मा ने पूछा है, आपको कोई पूछता है अब क्या करती हो, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, एनीवन, तब कैसा लगता है। देखो पहले तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे मैंने लगभग 2-2.5 साल के लिए अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया था, बहुत ज़्यादा। मैं ना किसी से बात करती थी। जो मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स थे सब छूट चुके थे। इवन जो अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज की फ्रेंड है, उससे भी उस टाइम पे बात नहीं होती थी। सब फ्रेंड्स छूट चुके थे। मैंने सिम चेंज कर ली थी फ़ोन की, तो वो भी मेरे पास किसी का कांटेक्ट भी नहीं था। इंस्टाग्राम मैंने छोड़ दिया था और मैं कहीं जाती भी नहीं थी। मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया था, तो कोई पूछता ही नहीं था मुझे। घर वालों से पूछते थे, तो स्टार्टिंग में मैंने घर वालों को ये कह कर रखा था कि कोई पूछे तो कहना वो मास्टर्स कर रही है। और जो कि मैंने मास्टर्स में इनरोल भी किया था सोशियोलॉजी के लिए, इग्नू से किया था डिस्टेंस पे। बट रिलेटिव्स को बताया था कि नॉर्मल कर रही है, मतलब कॉलेज आकर, यूनिवर्सिटी जाकर। तो 2-2.5 साल तो ये झूठ बोल दिया। झूठ नहीं कह सकते बट ठीक है, कर भी रही थी। वैसे मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए कोई भी, बट हाँ 2-2.5 साल ये बोला कि मास्टर्स कर रही है, जो कि मैंने नहीं की है। तो कोई भी पूछता था तो मास्टर्स कर रही है जोलॉजी में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जोलॉजी सोचा था ऑप्शनल लेने का, बट फिर नहीं लिया था। फिर उसके बाद जब पूछने लगे तो नॉर्मली कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, कुछ होगा तो बताएंगे। मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ में चिल हैं यार। उनको भी है कि मैं उनको मना करके रखा है कि किसी को कुछ नहीं बताना है, तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ नहीं बताना है। क्योंकि क्या पता यार कौन खुश हो रहा है आपकी बात से, कौन नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, यहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब समझते हो इस चीज़ों को, एंड आप मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो। वेट, हाँ, तो जैसे आप लोग मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो, आप लोग ऐसे बस मेरा चैनल देखते हो, मेरी जर्नी से रिलेट करते हो, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में बहुत रेयर चांस होता है कि आप किसी के लिए गलत सोचो। क्योंकि पर्सनली अगर मैं किसी को सक्सीड होता हुआ देखती हूँ
एक एस्पिरेंट जब होता है तो मेरे को रोना आ जाता है वैसी वीडियो देख के। होती है ना कुछ वीडियोस जो सक्सेस होने वाली वीडियोस डाली होती हैं लोगों ने, रिजल्ट रिएक्शंस और ये सब, तो मेरे को जेन्युइनली रोना आ जाता है। ऐसे 1 मिनट में आंखें ऐसे भर जाती हैं, क्योंकि फील हो जाता है कि यार इसने कितनी मेहनत की होगी और फाइनली इसका मेहनत ने रंग लाई। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, वो दूसरे के लिए भी हैप्पी फील ही करेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ठीक है। बट ऐसे होता है कि रिलेटिव्स में क्या पता कौन क्या सोच रहा है। सेकेंडली, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है जब आप बता देते हो किसी को। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मतलब बस इतना बोल देते हैं अभी कोई मिले तो कि हाँ मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। पूछते हैं किसी एग्ज़ाम की तो मैं कह देती हूँ ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं स्टेट के या जो भी, मैं सब भर देती हूँ इस टाइप से। हाँ, जब कुछ होगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में थी ना इस फेज़ के, तो मुझे डर लगता था इस क्वेश्चन से कि कोई पूछेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर अगर मैंने बता दिया कि मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ नहीं हुआ या फिर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरी मेरी इंसल्ट हो जाएगी, है ना, कि इसका तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अभी इस फेज़ ऑफ लाइफ में ना मेरा माइंडसेट जो शिफ्ट हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि ये एग्ज़ाम जर्नी मेरी है, ठीक है। बहुत से लोग नॉट इवन डेयर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। उनको पता है कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, वो सोचते भी नहीं है प्रिपेयर करने का। मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा, मैंने इतनी मेहनत करके वो एग्ज़ाम्स दिए। मैंने जेकेएस का फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची मैं। अभी सेकेंड अटैम्प्ट का मेंस मैंने दिया। मेरे को सक्सेस नहीं मिला, आई एग्री। लेकिन जो मैंने मेहनत की है उसमें कोई बुराई ही नहीं है, या उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को उस चीज़ में डरना है। यार वो मेरी मेहनत है ना, मैं क्यों डरूँ उस चीज़ से। हाँ, मैं बताती इसलिए नहीं हूँ बिकॉज क्यों बताना है, मतलब छोड़ो आने वाले लोगों को क्यों बताना है, जो अपने क्लोज हैं उनको पता है ना। क्यों बताना है, सीधे रिजल्ट का होगा ना, कहते हैं ना मेहनत इतनी शांति में करो सीधे रिजल्ट्स का शोर मचे। इस वजह से नहीं मैं बताती, इस वजह से नहीं कि मुझे डर लगता है। अगर किसी को पता चल जाए तो अच्छी बात है ना यार, इसमें बुरा क्या है। हमारा टाइम, हमारी मेहनत, हमारे स्ट्रगल्स, हम भी तो कुछ इजी पाथ चुन सकते थे। हम भी तो कुछ ऐसा कर सकते थे जहाँ पे इजीली सक्सेस मिल जाती, पर हमने नहीं किया, हमने डिफ़िकल्ट पाथ चुना। तो इसमें तो उल्टा हमारी तारीफ़ होनी चाहिए ना। हमारी होना चाहिए कि वाह यार देखो उनका बच्चा इतनी मेहनत करके उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। हो ना हो वो अलग बात है। अब मेरा माइंडसेट इस चीज़ में शिफ्ट हो गया है। अब मैं इस चीज़ से इसलिए नहीं डरती कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो अच्छा लगता है उल्टा किसी को बताना। वो मैं बताती नहीं हूँ अलग बात है, बट आई ओन माई जर्नी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने साल। लोग गिव अप कर देते हैं, लोग हार जाते हैं, लोगों से नहीं हो पाती मेहनत। आई एम स्टिल ट्राइंग। तो मैं इस चीज़ का बुरा मानती ही नहीं हूँ। ये पहला क्वेश्चन आपका जब कोई पूछता है तो। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं जिनसे मेरी बात होती है, मैं चलाती नहीं इंस्टा वगैरह कुछ भी। जो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, शी नोज़ मी वेल, वो हमेशा सपोर्ट ही करती है, वो इस बारे में कभी कुछ पूछती नहीं है। सेकेंडली आपने बोला है कि मैंने भी 3 साल नीट प्रिपरेशन करी, नहीं हुआ। जब बार बार वही सवाल कोई पूछता है दिल भारी हो जाता है। क्या बताऊँ कि नहीं लिया हुआ एडमिशन, मेरे लिए नॉर्मल है अब ये SBB, पर उनको लगता है इतने साल ख़राब कर दिए। बस मन भारी सा हो जाता है, कहीं बाहर फंक्शन में जाने में भी सोचना पड़ता है अब तो। डोंट नो कभी रुका हुआ फेज़ ख़त्म होगा। नीट के बाद और एग्ज़ाम्स दिए उनमें भी थोड़ी थोड़ी कमी रही, सब में होप थी, बट काउंसलिंग ख़त्म होते होते वो भी गई। डोंट नो अब आगे कैसे क्या करूँगी। आई थिंक कभी तो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। BPT में भी नहीं हुआ इस ईयर। ओके, देखो इस चीज़ पे भी वापस यही क्वेश्चन आएगा कि नीट के आपने 3 साल दिए, तो ये आपकी जर्नी है, इसमें मन भारी करने वाली कोई बात नहीं है। देखो कहीं ना देखो हमारे मन में एक थोड़ा सा दुख रह जाता है, अगर कोई चीज़ हम कभी ट्राई करना चाहते हैं वो नहीं होती तो उसका थोड़ा सा दुख तो रह जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ। 12th तक मेरा भी सपना था MBBS करने का, डॉक्टर बनने का। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था नीट का तो मेरे नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन थी कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस टाइम पे मतलब बहुत चीज़ें हुई थी, वो फिर कभी बताऊँगी, बहुत लंबी स्टोरी है।
फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप नहीं कर रही, मैं आगे ग्रेजुएशन करूँगी। एंड उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, कॉलेज स्टार्ट होते ही। तो अभी भी पता है, मैं अभी भी कभी कभी सोचती हूँ ना, वो मतलब डॉक्टर जो है ना मेरे अंदर, वो ऐसे थोड़ा सा जाग जाता है और ऐसे मन करता है कि काश मैंने एमबीबीएस की होती, मैं डॉक्टर होती। या फिर मतलब वो कहीं ना कहीं वो मेरा मन थोड़ा सा वहाँ पे है। मैं अभी भी जैसे कभी कभी एमबीबीएस डॉक्टर्स के व्लॉग्स देख लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो वो चीज़ तो है यार, आप लाइफ में अगर कभी कुछ सोचो करने का और वो चीज़ ना हो, आप उस चीज़ को मतलब लाइफ से सेटिस्फाई हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा स्कार रह जाता है, दुख रह जाता है, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ के लिए कोशिश की थी, वो पूरा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, समय के साथ आप उस गम के साथ जीना सीख जाते हो, बट हर कोई गम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता। तो वही चीज़ है, ख़त्म तो नहीं होता है। अब आपने 3 साल दिए तो कहीं ना कहीं आपका मन तो होगा उन चीज़ों के लिए, बट फिर वही है कि एक्सेप्टेंस। ये दुनिया मतलब ये ज़िंदगी दुख दर्द से भरी है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी होगी। और लेकिन आपने उस 3 साल की जर्नी में कितना कुछ सीखा, आप खुद से पूछो, आपने कितना कुछ सीखा होगा। किस तरह से आपने गिव अप ना करना सीखा, किस तरह से आपने इतने दुख से मतलब दुख भरी चीज़ें फील की, फेस की। अब इन फ्यूचर कभी आपको सेम किसी चीज़ से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्या आपको उतना सेम दुख होगा? नहीं होगा, आप झेल लोगे उस चीज़ को। तो कभी कभी ना जो आपकी जर्नी रही है ना, उससे सीखो कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं, बाकी चीज़ों में क्या सीखा। आपने ये सीख लिया होगा कि अपना कोई नहीं है एक्सेप्ट फैमिली। जो आपको लोग क्वेश्चन करके परेशान कर रहे हैं या फिर टॉन्ट मार रहे हैं, वो अपने नहीं हैं फिर। तो बहुत सी चीज़ें सीखता है इंसान। तो आप आगे बढ़ो, आपका जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, फिर आगे बढ़ो। मतलब आपको बस इमीडिएट स्टेप सोचो कि ठीक है, अब ये चीज़ भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, वो चीज़ करते हैं। और 1 स्टेप एट ए टाइम लो, हो जाएंगी चीज़ें। कुछ तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि कोई एग्ज़ाम नहीं बचा। कुछ और कर लो, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो। तो बस यही है। और बाकी अपने आप को यही कहो दैट एक्सेप्टेंस इज़ द की। चीज़ें कुछ हो रही हैं बुरी तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट वही है ना, समझना है। कभी कभी दूसरे लोगों का भी जब सुनते हैं ना हम यूट्यूब पे, या दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव सुनो कि किसी के साथ कितना बुरा बुरा हो जाता है, स्टिल दे आर लिविंग, स्टिल दे आर ऑप्टिमिस्टिक। तो फिर वैसी चीज़ें भी सुननी चाहिए। जब खुद को बहुत बुरा लग रहा है ना, मैंने एक चीज़ सुनी थी, विकास दिव्या कीर्ति सर है ना, उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपनी लाइफ बहुत ख़राब लग रही है, बहुत दुखी हो लाइफ से, तो 2-3 जगह बताई, वहाँ चले जाना। पहला हॉस्पिटल चले जाना, दूसरा वहाँ चले जाना क्रीमेशन ग्राउंड, एंड तीसरा कुछ बोला था उन्होंने, जो भी था मतलब ऐसे। तो आप वहाँ जाके देखना कि लोगों की लाइफ में कितने दुख हैं, कितने दुख हैं, स्टिल दे आर लिविंग। फिर आपको अपनी लाइफ के दुख बहुत छोटे लगेंगे। तो ये चीज़ वर्क करती है यार। कभी कभी देखो, हर बार नहीं कर सकते हम, बहुत बार अपनी लाइफ के दुख भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा ही अनएक्सेप्टेबल हो रहा है तो जाकर देखो, फिर आपको लगेगा यार दुनिया में कितने लोगों के दुख हैं और हमारे पास तो फिर भी बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। तो फिर आप लाइफ की पॉजिटिव साइड को ज़्यादा देखने लगोगे रेदर देन नेगेटिव। ये चीज़ है, ठीक है। तो आप अच्छे से करो, 1 स्टेप एट ए टाइम सोचो, बाकी हो जाएगा जो होना होगा। या फिर बस इतना सोचो, ठीक है लाइफ है, मुझे चलते जाना है, चलते जाना है, 1 डे एट ए टाइम। ज़्यादा लंबा सोचना ही नहीं है, हो जाएंगी चीज़ें हील। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ फ्री सोल 5702 का। हेलो स्माइल, आई होप यू आर डूइंग वेल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क कि जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं एंड वी फेल टाइम एंड अगेन, लाइक दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड स्टार्टिंग ओवर इज़ डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग। समझ नहीं आता है वेयर टू स्टार्ट, वॉट टू डू व्हेन इट्स योर रीस्टार्ट वाला पीरियड। So you have been there and can for sure guide me or us the viewers on this, how to get into the restart zone and do a comeback. बिकॉज सेकेंड अटैम्प्ट में या मल्टीपल अटैम्प्ट्स में हमारे पास लेक्चर्स नहीं होते देखने को, सिलेबस कंप्लीट होता है, या फिर एक प्रैक्टिस जर्नी हो जाती है होलली। सो कैसे करना चाहिए? अच्छा देखो, जब मेरा ना फर्स्ट अटैम्प्ट था ना यूपीएससी का, और जो नहीं हुआ था प्रीलिम्स क्लियर, उसके बाद तो मेरे में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी ना, इतनी ज़्यादा, ये बात कर रही हूँ मैं 2022 की,
इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी, मेरे को ऐसा था कि अब पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ, अब तो मुझे नेक्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में कितना ही पढ़ लेना है, मेरे को क्लियर करना है। उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग के ना 3 महीने तो मैंने जो लाइब्रेरी में कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की है, मैं आज तक वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाई हूँ वापस से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका पहली बार नहीं होता ना, आपका सेकेंड अटैम्प्ट है ना, आप में तो बहुत वो होनी चाहिए, अभी पावर होनी चाहिए कि पहला नहीं हुआ अब तो होकर रहेगा। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, लेक्चर्स नहीं है अभी देखने को, लेकिन देखो एक पॉइंट समझो, जब हमारी स्टार्टिंग का फेज़ होता है, हमें लेक्चर्स देखने होते हैं, तभी उस टाइम पे स्टडी आवर ज़्यादा होते हैं, 9 घंटे 10 घंटे ईजिली पढ़ा जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम लेक्चर्स देख रहे होते हैं। वो ईजी पार्ट है, लेक्चर्स देख के नोट्स बनाना ईजी है। रियल मेहनत ही वहाँ पे स्टार्ट होती है जब आपको अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है, रिटेन करना है, ये मेहनत होती है। इस टाइम पे आप 8 घंटे भी पढ़ लो ना, दिन के नहीं पढ़े जाते। मुझे पता है ना, जब आपको कोई लेक्चर नहीं देखना, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज़ करने हैं, नए नोट्स नहीं बनाने, 8 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। और एक और बात है, जब हमारे स्टार्टिंग का फेज़ होता है ना, उस टाइम पे हम बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। मैंने भी ऐसे पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग के ईयर्स में पूरा पूरा दिन पढ़ाई की है, मतलब 11-11 घंटे पढ़ाई की है कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि वही है ना, उस टाइम पे हम नहीं न्यू चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, न्यू चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, ऑलरेडी मज़ा आ रहा होता है नई चीज़ें पढ़ने में। लेक्चर्स देख रहे होते हैं, आधा टाइम उसमें निकल जाता है, नोट्स बना रहे होते हैं, नोट्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बट जब आपके नेक्स्ट फेजेस होते हैं, 2 साल 3 साल, जिस टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिवाइज़ करने हैं नोट्स जो पहले का पढ़ा है, और चीज़ें रिफ़ाइन करनी है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस आ जाना चाहिए चीज़ों में। हम वही 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ा बैलेंस लेके कि 8 घंटे पढ़ाई, थोड़ा वर्कआउट भी, बाकी अच्छे से नींद, इस टाइप से चलना चाहिए। चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहिए, स्लॉट्स रखने चाहिए। इवन 8 घंटे भी ज़्यादा है तो 6 घंटे रख लो, क्योंकि रिवाइज़ करने में ना दिमाग चलता है। जब मुझे सिर्फ रिवाइज़ करनी हो चीज़ें तो दिमाग थक जाता है, 3-4 घंटे बाद थक जाता है। तो वही है ना, आप क्या पढ़ रहे हो उस हिसाब से भी डिपेंड करते हैं आपके स्टडी आवर्स। हम पूरी ज़िंदगी या फिर पूरी एग्ज़ाम जर्नी में 12-12 घंटे पढ़ के नहीं निकाल सकते। इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए अपने सोचो कि आपका पहली बार क्यों नहीं हुआ। अब सेकेंड अटैम्प्ट में सोचो ना कि पहली बार के बाद तो उल्टा बहुत जोश आ जाता है कि अब तो करना ही करना है। सेकेंडली थोड़ा एग्ज़ाम वो प्रिपरेशन टाइम कम कर दो, वर्कआउट्स में टाइम दो, बाकी अपनी चीज़ों को रिफ़ाइन करो, नोट्स रिवाइज़ करो। अब आपके नोट्स बने होंगे, सब कुछ बना होगा, बट अब आपका यही होगा ना किस वजह से कमी रही, रिटेन नहीं हो पाया, रिवाइज़ नहीं हो पाया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, रोज़ का टारगेट रख लो। वही है यार, जो चीज़ें पहले से पढ़ी है उन्हीं में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, और ज़्यादा जितनी हो सके। तो बस ऐसे चलो, हो जाएंगी चीज़ें कवर। अच्छा, भूमिका वर्मा ने एक और कमेंट किया है, एंड दी घर पे रहते हुए तैयारी करने के डिसएडवांटेज भी कई हैं। कोई भी फंक्शन होता है उसमें जाओ, ये करो वो करो, एंड और भी काफ़ी काम, पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही जाती है, फिर बहुत मूड ख़राब होता है। बस अकेले सब फेस करो और कोई नहीं समझ सकता ये चीज़ें सिवाय एक एस्पिरेंट के। बिल्कुल सही कहा, एक एग्ज़ाम के चक्कर में कई घंटे ख़राब हो जाते हैं, कई बार तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही जाती है, या फिर इस मौसम में कभी कभी हेल्थ भी इश्यूज़ हो जाते हैं। हाउ टू मैनेज एस बी बी क्या है, मुझे एस बी बी नहीं पता क्या है, कैसे दिमाग को शांत रखूं। मेरे को भी वो परफेक्शन वाली आदत है, सो थोड़ा भी लेट हो जाऊँ लाइब्रेरी के लिए तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई। कभी आपको भी लगता है क्या ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का गलत सोच लिया आपने, और क्यों ही इस लूप में हूँ। देखो एक चीज़ तो है ही दैट अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप बाहर रह के प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पता है सबको। एक चीज़ तो मुझे लगती है कि कभी कभी ना, अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ लग रही है ना कि मैं अगर ऐसा कर रही होती तो मैं शायद से ज़्यादा अच्छा कर रही होती, और अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ मेरे से अच्छा नहीं पढ़ रहा, वो चीज़ को करके देख लो। मुझे ये लगता है अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आपने जो चीज़ नहीं करी ना कभी, उसको करके देख लो, खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। जैसे एक बार मुझे कमेंट था कि
लाइब्रेरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा जाके देख लो 1 महीना, खुद चल जाएगा पता। तो यही चीज़ है, अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा घर में, एक बार जाके देख लो कहीं पे, बाहर रह के देख लो, जहाँ से हो रही है इन चीज़ों की कंटिन्यूएशन। बट अगर आपका वहीं पे कॉलेज है, तो फिर तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, घर पे ही पढ़ना है। तो फिर उसी चीज़ में मैनेज करना सीखो। अब जैसे मेरे 4 साल 5 साल हो गए, मतलब मेरा देखो कोविड हो गया था 2020 में, तब से मैं घर पे हूँ। मैंने भी सोचा था दिल्ली जाने का, बट फिर वहाँ के इतने कॉन्स देखे कि वहाँ पे फ्लड्स आ रही हैं, वहाँ पे अच्छे से रूम्स नहीं होते, इतने छोटे छोटे रूम्स होते हैं। फिर मैंने सोचा कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा वहाँ पे रेंट रहने का, उससे अच्छा मैं उस पैसे को यहीं पे इन्वेस्ट कर लूँ। अब जैसे मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट्स में बोलते हैं कभी कभी, ऐसे वैसे तो मेरे को बहुत नेगेटिव कमेंट्स बहुत रेयरली आते हैं, भगवान की कृपा है, बट फिर भी कि जैसे बहुत पैसे पैसे हैं, देखो आईपैड रखा है, लैपटॉप रखा है, प्रिंटर रखा है, टेबल रखा है, ये रखा है, वो रखा है। फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग जो दिल्ली में जाकर रहते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखो आपको लगेगा कि देखो कितना बेसिक सा इंसान पढ़ रहा है, ठीक है, छोटा सा रूम है, चीज़ें भी नहीं है, बट आप देखो उसका खर्चा कितना हो रहा है फाइनेंशियली। कोचिंग ले रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है। मैं उस खर्चे को मैंने घर पे यूटिलाइज़ कर लिया, मैंने उस चीज़ों से अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लिया। आईपैड ले लिया, उससे मुझे पढ़ाई में फ़ायदा हो जाता है। प्रिंटर ले लिया, मुझे कितना कुछ प्रिंट करना होता है मैं घर पे कर लेती हूँ। अच्छी चेयर ले ली, मेरे सिटिंग आवर्स बढ़ गए। तो मेरे को ये लगता है यार कि आप ऐसे किसी की चीज़ें देख के जज नहीं करना चाहिए। हाँ, बाकी तो मेरे को यही लगा, मेरे को नहीं जाना था बाहर। पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, मैंने सोचा था जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा फिर मैं दिल्ली जाऊँगी 1 साल कोचिंग लेने, फिर वापस आ जाऊँगी। बट फिर मेरा मेरा मन ही नहीं किया जाने का। बीच में लगा था पता है, मेरा एक बार जब मेरा लास्ट ईयर शायद से, मेरा मन किया कि मेरे से घर में नहीं पढ़ा जा रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं, मेरा प्रीलिम्स होगा तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करने दिल्ली चले जाऊँगी। लेकिन मेरा बाद में भी मन नहीं माना, पता नहीं क्यों नहीं मन माना। ऐसे लगा कि घर में कितनी वो है, कितना आराम होता है घर में। एक तो मूड ख़राब है तो चलो घर वालों के पास बैठ गए, लो फील नहीं होता, ठीक है, घर वाले और खाना बना के आपको मिल जाता है, आपके काम हो जाते हैं, सेफ्टी होती है, आपको कोई डर नहीं होता किसी चीज़ का, आपको बस पढ़ना है। घर पे रह के मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो करनी होती है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी बहुत फ़ायदे हैं, ये चीज़ आ जाती है। बट फिर देखो नुकसान भी हैं घर पे रहने के, आपको कंपटीशन का पता नहीं चलता, कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का। वहीं पे आप किसी ऐसी जगह पे प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको दुनिया दिख रही है चलती हुई, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, तो डर से ही इंसान पढ़ने बैठ जाएगा कि यार बहुत कंपटीशन है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो वही हर एक चीज़ के प्रोज हैं कॉन्स हैं, करके देख लो, समझ आ जाएगा। मेरा ऐसा सीन होता है, देखो बहुत बार होता है, डिस्टर्बेंस होती है, जैसे मम्मा बीमार थी, टाइम चला गया, फिर कोई घर पे रिलेटिव आ जाए तो नहीं पढ़ा जाता। मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि उनको बोल देना कि नहीं है घर पे, या फिर कुछ भी बहाना लगा देना, बट नहीं लग पाता। जब कोई आता है तो वहाँ बैठना ही पड़ता है, और खुद को भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि खुद को दुख हो रहा है, रिलेटिव्स के साथ बैठ जाओ, मज़ा आता है बातें करने में, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार टाइम चला गया। तो यही है यार, हर एक चीज़ के प्रोज कॉन्स हैं, परफेक्शन नहीं अटेन हो सकती। हाँ, जो आपने कहा परफेक्शन वाला इशू आपको भी है, मेरे को भी है, बट मैंने ओवर द टाइम यही रियलाइज़ किया, परफेक्शन इज़ द मिथ। मिथ है, अटेन नहीं हो सकती परफेक्शन, थोड़े दिन होगी बट फिर कुछ ना कुछ इशू आ जाएगा। तो अपने आप को सिखाना है, विद टाइम ही चीज़ें हम कर सकते हैं कि कैसे चीज़ों से डील करना है। बट हाँ, यही है। बाकी घर पे रहो, एक थोड़ा डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, जैसे मैं करती हूँ कि सुबह उठे फिर पढ़ने बैठ के, घर पे बता दिया पेरेंट्स को कि मेरा इतने घंटे का स्लॉट है, उसके बाद ही मुझे उठाना, उससे पहले मुझे मत उठाना। पेरेंट्स को भी थोड़ा बता दो कि मुझे ऐसे पढ़ा नहीं जाता, या फिर रात को पढ़ सकते हो आप अगर मन है तो, रात को डिस्टर्बेंस कम होती है। आपको अपने पेरेंट्स को ना अपने मतलब कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा। अगर सभी घर में परेशान कर रहे हैं फिर तो मुश्किल है, फिर तो मतलब इंसान क्या ही कर लेगा यार घर पे, अगर घर पे घर वाले ही परेशान कर रहे हैं तो। बट अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, नहीं समझते तो बैठ के समझाओ, उनसे बात करो कि देखो ऐसी ऐसी मेरी सिचुएशन है, ऐसी मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे से नहीं हो पा रही है, प्लीज़ आप ऐसे हेल्प कर दो। आप प्यार से बोलोगे, आराम से बोलोगे, वो समझेंगे। बस उनका सपोर्ट चाहिए, वो जब चीज़ें समझ जाएंगे तो। रिलेटिव्स कौन से रोज़ आते रहते हैं, कभी आते हैं ना, जब कभी आए तो देख लिया, बस
इतना ही बोलूँगी अब इस चीज़ के लिए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बीइंग मनु 2452। हम सब जानते हैं, जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, कि आप बहुत पॉजिटिव और कंसिस्टेंट हो, गेम चेंजर, इतने सब क्योस में भी यू चूज़ टू बी काम एंड कंपोज। पर इन फ्यूचर आप शादी करोगी अगले 4-5 साल में, क्योंकि मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है कि मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करूँ, योगा करूँ, ट्रीज़ प्लांट करूँ, बच्चों की हेल्प करूँ। पर गांव में सब लोग बोलते हैं कि 50 की एज के बाद कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा और अकेले लाइफ कट नहीं पाएगी। इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? ओके, देखो, शादी के कमेंट्स मुझे पहले भी आए हैं एक दो कि क्या करोगे क्या नहीं। तो आज इस टॉपिक को, ये जो मैरिज टॉपिक है ना, इसको थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को मैरिज से एज सच कोई इशू नहीं है। सही है, जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी ना करे। मैरिज की एज, अब ये भी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो एक बात समझना ज़रूरी है कि हम लाइफ में सब कुछ सही से नहीं कर सकते। अगर हम कोई एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। ये मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा ऐसा भी नहीं होता। तो मेरा, अगर मैं मैरिज का पर्सपेक्टिव बोलूँ, तो मेरे को अभी करनी ही नहीं है। और मेरे को ऐसे लगता है कि इतने साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, अब जब जॉब लगेगी तो मुझे एटलीस्ट 3 से 4 साल खुद के लिए चाहिए, जब मैं वो चीज़ें कर सकूं जो मुझे अच्छी लगती हैं। अगर मेरे को जैसे ना ट्रैवल का बहुत शौक है बचपन से। पता नहीं कहाँ से आया ये शौक। जैसे मैं छोटी थी ना, तो मैं अपनी दादी को बोलती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाऊँगी। मतलब मैं दादी के साथ बातें करती थी। तो मेरे को बचपन से, मतलब छोटी थी जब मैं स्कूल नर्सरी में फर्स्ट सेकेंड में होंगी, तब से मैं बोलती थी कि मैं वहाँ घूमने जाऊँगी। मेरे को स्विट्ज़रलैंड का बहुत था, मैं स्विट्ज़रलैंड कहती थी, डिज़नीलैंड बोलती थी। तो मेरे को बचपन से ये कि मुझे घूमना है, मेरे को बहुत ज़्यादा जगह जाना है, ट्रैवल करना है। तो ये सब शौक़ है मेरे। जब मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे हर एक इंसान कॉन्फिडेंट ही होता है कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दूंगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने, सब ऐसे ही सोचते हैं, मैंने भी ऐसे सोचा था कि मैं पहला अटैम्प्ट दूंगी, मेरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं ऐसे घूमूंगी हर जगह। लेकिन वो चीज़ें अभी हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब मेरा एग्ज़ाम जब क्लियर होगा, मेरी कोई जॉब लगेगी, तो मैं बिल्कुल भी 3 से 4 साल तक ये चीज़ के बारे में सोचने भी नहीं वाली। अब ये डिपेंड करता है मेरी एज पे भी। अगर मेरी 2-3 साल के बाद जॉब लगती है तो फिर उसके बाद मेरे को 3-4 साल चाहिए। तो मेरा ये है, मेरे को लगता है कि देखो यार, बहुत से चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होना चाहिए मैरिज का कि करनी ही करनी है। आजकल तो मैरिज का बहुत टॉपिक भी चेंज हो गया। पहले तो इसको ऐसे कंसिडर किया जाता था कि इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू नो मैटर वॉट, लाइक एक काम है कि इतनी उम्र होगी, चलो शादी किया, जाओ अब। बट अभी मैरिज का बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अगर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड लगता है कि आपको करनी है तो आप करो। बाकी ये जो है कि 50 के बाद आप अकेले रह जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे को लगता है पर्सनली। ठीक है, फैमिली होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी यार, अगर किसी इंसान को रहना है खुद से तो वो रह सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, जो आपको चीज़ें करनी है, आप उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। इवन यू कैन अडॉप्ट अ बेबी इफ़ यू वांट। तो अडॉप्शन से भी आपकी फैमिली हो सकती है अगर आप चाहो। अकेले नहीं रहता इंसान कोई। बट वही डिपेंड करता है खुद पे। अगर आपका मन नहीं है, फिर आप शादी में बन जाओ, बाद में चीज़ें वर्कआउट ना करें, तो वो भी ख़राबी ही है। तो अगर मेरे को अपने रिलेटेड बात करनी है तो मेरा यही प्लान है। वैसे बोलूँ तो मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ में अभी तो फ़िलहाल। हाँ, कोई वैसा इंसान मिले जिसके साथ थॉट्स मैच हों। वैसे ये मम्मा भी अगर सुन रही होगी तो आप भी सुन लो यहीं पे। मम्मा को भी सुना दो यहीं पे आंसर। मतलब बहुत बार ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हैं ना कि नहीं, शादी तो करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। मैं बता दूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली जॉब के 2-3 साल तक। उसके बाद भी अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो मुझे कोई पसंद आएगा, थॉट्स मैच करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है इमोशनल कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर कोई पसंद आया
चीज़ें सब सही रही, देन आई विल थिंक अबाउट इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू। बस अब इस चीज़ के ऊपर मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, अपनी वीडियो में भी और अपने घर में भी, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में मतलब मेरे पेरेंट्स जो भी उन्होंने मेरे को आज तक कहा है, मैंने हर चीज़ उनकी मानी है। जो भी उन्होंने कहा मतलब सब मानती हूँ मैं, कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करती या विद्रोह नहीं करती। बट ये एक चीज़ है जो शादी, ये मैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से करूँगी। इस चीज़ के ऊपर मुझे कोई भी फ़ोर्स नहीं कर सकता घर पे भी। अगर किया तो फिर मेरे पास और काफ़ी ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी रेबिलियन साइड है ना एक, कि सबके अगेंस्ट चले जाना, वो इस टॉपिक पे हो सकती है अगर इन फ्यूचर मेरी बात ना मानी गई। तो इस चीज़ के ऊपर मैं मतलब लड़ाई कर सकती हूँ, या मेरी बिना मर्ज़ी के मेरे को बोला गया या फोर्स किया गया, तो इस चीज़ों के ऊपर तो मैं कभी प्रेशराइज़ नहीं होने वाली। और मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी मतलब पता चले आप मेरी वीडियो देख के आप सब भी ये सब चीज़ें करने लग जाओ। बट हाँ, मेरे को लगता है कि एक ख़राब मैरिज में जाने से बेटर है आप ना करो। करनी है तो फिर प्रॉपरली उस इंसान के साथ आपकी बातचीत सही होनी चाहिए, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, फिर करो। तो बस बाकी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आज बहुत टाइम अलग चल रहा है, पहले का टाइम नहीं है। अपना अपने खुद पे काम करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बस बाकी चीज़ें हो जाती हैं, जो होना होगा लिखा होगा लाइफ में हो जाएगा। बाकी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि लड़कों को तो ऐसे भी चलो, लड़कों के लिए तो ऐसी भी एक तरह से थोड़ी कंपल्शन ही कह सकते हैं जॉब की या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की, क्योंकि जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। बट लड़कियों की जॉब ना हो फिर भी हो जाती है शादी, है ना। तो वही बात है कि फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कुछ अचीव कर लिया, देन यू कैन टेक योर डिसीजंस इन चीज़ों पे। बट अगर आप नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको घर वालों की सुननी पड़ेगी। तो इसलिए इट्स बेटर टू स्टडी हार्ड एंड टू अचीव योर ड्रीम्स एज सून एज यू कैन। बाकी मेरे घर पे तो बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। मेरे पेरेंट्स मुझे कोई परेशान नहीं करते और उनको पता भी है कि मैं कैसी हूँ। तो वही बात है यार, अपने हर किसी के घर का माहौल अलग होता है। तो बस यही है, मनु आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो। आपको जो भी चीज़ें आपने कही कि मुझे इन्वायरमेंट के लिए करना है, ट्रीज़ प्लांट करने हैं, वो सब आप कर सकते हो मैरिज के बाद भी, इफ़ यू वांट। बट अगर आपको मैरिज का मन ही नहीं है तो छोड़ो, जब मन करेगा तब करना। बस यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मनाली का, मनाली 0501 का। हेलो दी, माई सेल्फ मनाली। हेलो मनाली, होप यू आर डूइंग वेल। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके 21 डेज़ चैलेंज को मैंने भी लिया था और कंप्लीट भी किया। डेली आपकी वीडियोस देखती थी, स्टार्टिंग में तो कमेंट करती थी लेकिन फिर नहीं कर पाई थी, सॉरी फॉर दैट। अरे इसमें सॉरी वाली क्या बात है, आपने चैलेंज किया, पढ़ाई की, वही मैटर करता है। कमेंट्स तो चलो ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात, ना की तो कोई इशू नहीं है उसमें। बट योर 21 डेज चैलेंज सीरीज़ वॉज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। मेरे क्वेश्चन ये है कि आपके लिए 2025 में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है, या आपने जो विज़न बनाया था एक वो कंप्लीट हुआ, और आगे अब कैसे, क्यों, क्या प्लान है आपके। होप अब आप जवाब दोगे मेरे क्वेश्चन का। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड वेल विशेस टू यू, कीप गोइंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिए कि मेरे क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं। सबसे पहले इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट, इस साल की देखो मैं दो अचीवमेंट्स कहूँगी जो मेरी सबसे बड़ी थी। पहली थी कि जब मेरा JKS का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। क्योंकि पता क्या हुआ था, लाइक इतने टाइम से ना कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पा रहा मुझसे। तो वो जब हुआ ना तो ऐसे थोड़ी सी सांस आई मुझे कि यार अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था काफ़ी ज़्यादा। दूसरी मैं अचीवमेंट कहूँगी मेरे माइंडसेट शिफ्ट में, जो कि बहुत चेंज हुआ इस साल, एंड मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, बताऊँगी फिर कभी। बट हाँ, तो ये दो अचीवमेंट्स थी मेरी इस साल की। एंड मेंस में इतना अच्छा लिख कर आई, फिर मैंने अपना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट किया। तो काफ़ी अचीवमेंट्स है इस बार, वैसे ये साल अच्छा रहा मेरा, टच वुड। बाकी हाँ, विजन बोर्ड में जो चीज़ें मैंने सोची थी काफ़ी पूरी हुई भी हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी, बट जो बड़ी चीज़ें थी अभी 2 महीने हैं, देखते हैं वो अभी इस साल पूरी होती हैं या थोड़ा सा डिले होता है। बट लेट्स सी, जो भी होगा फिर बताऊंगी आपको बाद में।
बाकी आप भी ग्रो करते रहो, अच्छे से मेहनत करो एंड बिल्कुल जैसे आपने 21 डेज़ चैलेंज में पढ़ाई की वैसे और अच्छे से आगे भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पायर टू इंस्पायर 7090 का। वांट टू नो अबाउट योर जर्नी मैंने बताई आपको है ना। 12th के बाद मैंने नीट का सोचा था बट वो नहीं किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन की नॉर्मली 3 साल का मेरा कोर्स था। बैचलर्स इन साइंस की थी मैंने। मेरे सब्जेक्ट्स थे बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, जो मैंने अपने होम स्टेट से ही की थी। और उसी टाइम से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज के साथ ही थोड़ा थोड़ा रोज़ का पढ़ती थी। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैं ज़ीरो थी इस एग्ज़ाम में। मेरे को सोशल स्टडीज़ की ज़ीरो नॉलेज थी। बट इफ़ आई सी माई सेल्फ टुडे, इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ नॉलेज है, अच्छा लगता है सोच के। यही जर्नी है। बाकी इन डिटेल जर्नी, छोटे छोटे किस्से मेरे को याद हैं अभी भी कि कैसे कैसे शेप हुई चीज़ें, वो सब मैं बताऊँगी कभी अपनी यूपीएससी की जर्नी में। कभी सपोज़ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना कोई, फिर बताऊँगी पूरी पूरी एक एक डिटेल बताऊँगी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे मेरे को लगता है बहुत सी चीज़ें भगवान ने भी बहुत शेप की हैं, बताऊँगी कभी। तो बस फिर उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर मैंने सीधा अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया था विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। और बस फिर अभी यही 2-3 साल चल रहे हैं प्रिपरेशन में। मेनली मैंने यूपीएससी की ही प्रिपरेशन रखी। उसी के साथ साथ मेरे स्टेट के एग्ज़ाम्स भी मेरे क्लियर हो रहे थे। बाकी मैंने और एग्ज़ाम्स तो दिए नहीं है सच, बीच में दिए हैं एक आधे, बट किसी में सही से मेरा रहा नहीं और मेरा मन भी यूपीएससी की तरफ ही रहा। उसके बाद बोला एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप का। हाँ, मैंने बता दिया, बाकी मैं आपको फिर कभी इन फ्यूचर बताऊँगी। सो दैट वी गेट टू नो फ्रॉम हाउ यू हैड स्टार्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड। प्रॉब्लम तो यार आपको बताई मैंने। स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिविटी थी, टेंशन रहती थी, फेलियर्स के डर रहते थे, समझ नहीं आता था अगर फेल हो जाऊँगी तो क्या करूँगी। बट अब माइंडसेट चेंज हो गया है। इसके ऊपर भी ना मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना है, मैं अभी करती हूँ। चलो देखो, जैसे मैं ना बहुत बार अभी ये चीज़ सोचती हूँ। रुको मैं पानी पी लेती हूँ यार, थक गई। एक तो घर पे होते हैं तो इतनी आदत नहीं होती ना बोलने की। अब ये से 1 घंटे से बोल रही हूँ तो लग रहा है यार कितना ज़्यादा बोल दिया मैंने। जैसे ना बहुत बार मैं क्या करती हूँ कि अपनी अभी की जर्नी को ना 3 से 4 साल पहले की जर्नी से कंपेयर करती हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं पहले कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, या फिर मैं जब कॉलेज में थी मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती थी। मेरा 8 बजे से कॉलेज होता था। फिर 8 से लेकर 2-3 बजे तक मेरा कॉलेज होता था। कॉलेज में भी बैक टू बैक क्लासेस, एवरीडे प्रैक्टिकल्स 2 घंटे के। तो और मैं रोज़ जाती थी क्योंकि हमारी मतलब साइंस सब्जेक्ट था और 3 सब्जेक्ट्स थे, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, और तीनों के 2-2 प्रैक्टिकल्स होते थे। मतलब 2-2 दिन हफ्ते में। तो मेरे हफ्ते में 6 दिन तो प्रैक्टिकल्स होते थे और संडे छुट्टी। तो मतलब अगर मैं एक दिन भी छुट्टी मार रही हूँ तो मेरा एक प्रैक्टिकल मिस हो रहा है। और प्रैक्टिकल्स मिस होना मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़, क्योंकि फिर जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है तो उस टाइम पे फिर नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है और बहुत डर लगता है। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था ना तो मैं बहुत छुट्टियाँ मारती थी, लेकिन जब उसके फाइनल पेपर्स आए ना मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं दे रही एग्ज़ाम। मम्मा को मैंने बोला मैं नहीं जा रही देने। ये मैं हमेशा, मेरा जब कुछ मन नहीं करता ना, मम्मा के पास चले जाती हूँ कि मम्मा मैं नहीं दे रही एग्ज़ाम, मुझे डर लग रहा है। फिर मम्मा मेरे को मोटिवेट कर देती हैं। मेरी मम्मा की भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बताया वो भी बताऊँगी कभी। मतलब मेरे को मेरे घर में जो 2 लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, मम्मा और एक मेरे दादू। तो मेरे दादू की भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और मम्मा की भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिर बताऊँगी कभी, शेयर करूँगी। तो मतलब मेरे को मोटिवेशन चाहिए तो मैं इन दोनों की स्टोरी सोच लेती हूँ, तो मेरे को मोटिवेशन आ जाती है खुद ब खुद कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो बस मम्मा के पास चली गई कि मम्मा मेरे से नहीं एग्ज़ाम दिया जाएगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्लासेस भी मिस की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मम्मा ने मोटिवेट किया कि नहीं तो कर लेगी, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आएंगे तो कुछ नहीं होता, ये वो। तो अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे और क्लियर हो गया सब, कोई फेल नहीं हुई मैं। तो वही मैं सोचती हूँ, कभी कभी ना हम डर जाते हैं यार चीज़ों से। उस टाइम पे कोई हो ना जो हमें मोटिवेट कर दे तो कर जाते हैं हम चीज़ें। बस फिर मैंने सोच लिया, मतलब मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने सोचा अब हम छुट्टी नहीं मारेंगे यार, हमें रोज़ जाना है। फिर हम अच्छे बच्चों की तरह रोज़ जाते थे, प्रैक्टिकल सब अटेंड करते थे और क्लासेस में भी नोट्स बनाते थे। तो कॉलेज जैसे अच्छा गया हमारा। फिर मैं कॉलेज के बाद ना कोचिंग जाती थी। मैंने
कॉलेज के साथ एक यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की थी जो मेरे स्टेट में ही थी। वो थी चाणक्य आईएएस एकेडमी। चाणक्य की दिल्ली में भी ब्रांच है शायद, जम्मू में सबसे अच्छी वही थी उस टाइम पे, तो मैंने वो ज्वाइन की। उसकी भी मैंने कैसे ज्वाइन की ना, एक स्टोरी है। चलो बता देती हूँ क्या स्टोरी है। देखो, जब मेरा नीट नहीं क्लियर हुआ ना 2018 में, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, ऐसे मैंने सोचा। और मैं घर में ना ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, बट मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी कैसे प्रिपेयर करना है। मैं स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई बुक उठा ली मिडीवल इंडिया की और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे एक वर्ड नहीं उसका समझ आ रहा। मैं एक पेज को पढ़ने को 1 घंटा लगा रही हूँ, एक एक वर्ड उसका डिक्शनरी में मीनिंग देख रही हूँ। मैं इतनी वीक थी उस टाइम पे, स्पेशली सोशल स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स में। तो फिर एक दिन मैं ना ऐसे बैठी थी और उस टाइम पे ना मैं उस टाइम पे एक क्वेरा ऐप आता था, शायद से अभी भी होगा, QUORA, क्वेरा ऐप। उस पर लोगों ने आंसर्स दिए होते थे। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या हम कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए और कोई कोचिंग हम ले सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि ये एक शाम का टाइम था और मैं मम्मा के रूम में बैठी थी। मम्मा पापा ऑफिस थे, मम्मा वहाँ बैठी थी बेड पर, मैं भी बैठी थी और मैं क्वेरा पे पढ़ रही थी आंसर्स। 5 बज रहे थे शायद से, 2018 की बात है ये, डेट भी याद होगी मुझे। जुलाई 28 जुलाई 2018। तो मैं बैठी थी और मैंने क्वेरा पे पढ़ा कि हाँ, आप कॉलेज के साथ 3 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कोचिंग सेंटर्स इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल चाणक्य। तो मैंने सोचा कि चाणक्य तो हमारी स्टेट में भी है, तो मैं इसमें पता करूँ। तो मैंने वैसे ही मम्मा को बोला कि मम्मा आप फ़ोन करो, उनसे पूछो कि वहाँ पे है। तो मम्मा ने बोला ठीक है। मैंने गूगल से नंबर सर्च किया और मैंने मम्मा को बोला। नहीं तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं कॉलेज के साथ कोचिंग ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज के बाद 1 साल दिल्ली जाके कोचिंग लूँगी। तो मम्मा ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इसी साल पहला 3 ईयर कोर्स बैच मतलब बनाया है और जिसकी क्लासेस आज से ही शुरू हुई हैं, आज से। मम्मा ने ऐसे बोला। तो मेरा ना ऐसे हो गया कि नहीं, मुझे मुझे करना है ये ज्वाइन, मुझे करना है, मैं कॉलेज के साथ कर लूँगी मैनेज। तो मम्मा ने बोला ठीक है कर ले। तो फिर पापा को फ़ोन किया कि आ जाओ। हमने अच्छा पूछा उनसे चाणक्य वालों से कि आज एडमिशन हो सकती है। तो उन्होंने बोला हाँ हो सकती है, 6 बजे तक शायद से ऑफिस खुला है, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। पापा को बुलाया ऑफिस से जल्दी, पापा जल्दी आ गए घर। हम सीधा तैयार होकर चले गए चाणक्य। मतलब मेरे घर से होगा आधे घंटे का रास्ता, मतलब ऐसे खुद से जाना हो तो आधा घंटा, ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना हो तो लग जाता है 1 घंटा। मुझे लग जाता था 1 घंटा, मैं खुद से ही जाया करती थी। सीधा गए और एडमिशन करवा दी, बस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें हैं ना जो कि इतने इंस्टेंटली मैंने की है ना, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, कुछ नहीं सोचा, बस हो गई चीज़ें। तो मेरे को तभी लगता है यार, कभी कभी ना छोड़ दो चीज़ें, कुछ हो जाती हैं जब होनी होती है ना, वो 1 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी इतनी अनएक्सपेक्टेडली यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई ना, और मेरे को लगता है कि उस कोचिंग ने मुझे बहुत सिखाया बेसिक। बाकी तो मैंने बहुत अपनी जर्नी खुद से प्रिपेयर की। था वो 3 ईयर कोर्स, बट मैंने 1 साल ही पढ़ा है क्योंकि उसके बाद कोविड हो गया था। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी वो कोविड में। और 1 साल भी ऐसा नहीं था, जैसे अगर आप दिल्ली में जाओ 1 साल की कोचिंग लो तो आपका 1 साल में सारा कंप्लीट हो जाता है ना, पूरे पूरे दिन क्लासेस होती हैं और पूरा दिन पढ़ना होता है। बट ये कॉलेज के साथ वाला बैच था, तो ये दिन में आई थिंक रोज़ की 3 घंटे की क्लास होती थी। सैटरडे संडे ऑफ होता था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 3 घंटे की क्लास। एंड प्लस जब कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते थे तो बच्चे रिक्वेस्ट करके छुट्टियाँ ले लेते थे, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते। तो मतलब लीनियंट बैच था आप कह सकते हो। पूरा साल पढ़ा है बट सही से पढ़ाई 5-6 महीने ही होगी। प्लस उनकी भी ये वो था, उनका जो डिस्क्रिप्शन होती है कि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी लेवल। सेकंड ईयर में आपको मेंस लेवल पढ़ाया जाएगा एंड थर्ड ईयर में आपको सब रिवाइज करवाया जाएगा, प्लस क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर जो मैंने अटेंड किया वहाँ पे, उसमें लगभग बेसिक ही पढ़ाया सिर्फ। वो भी बहुत से टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं ये कहूँगी। जैसे पॉलिटी तो मैंने खुद से ही पढ़ी, मैंने उन सर की एक भी क्लास अटेंड नहीं की, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी पढ़ी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। और कुछ हमें टीचर्स वैसे भी पढ़ाने आए जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो उनसे बहुत मोटिवेशन आती थी। तो ऐसे रहा मेरा कोचिंग में। तो मेरा कॉलेज का ऐसे रहता था कि सुबह मैं
8 बजे घर से निकल रही हूँ, फिर मैं 3 से 4 बजे कॉलेज पहुँच रही हूँ। सॉरी, 3 से 4 बजे कॉलेज की छुट्टी हो रही है। फिर कॉलेज से कोचिंग मेरी पास ही थी, 10 मिनट का वॉक इन डिस्टेंस, तो मैं वॉक करके जाती थी। कभी कभी गर्मियों में धूप में पैदल चल के जा रही हूँ। फिर वहाँ जाकर मैं थोड़ी देर वेट करती थी, क्योंकि कोचिंग स्टार्ट होने में टाइम होता था, तब तक लंच वगैरह कर लेती थी। फिर 3 घंटे की मेरी वहाँ क्लास होती थी। फिर मैं शाम को, रात को मतलब 8 बजे तक घर पहुँचती थी। घर आके सीधे खाना खाया और फिर पढ़ने बैठ गए 9 बजे कोई। फिर रात को 3-4 घंटे पढ़ाई की, कॉलेज का भी पढ़ा, थोड़ा थोड़ा कोचिंग का भी रिवाइज़ किया। एंड कोई 12-1-2 बजे तक सोती थी, एंड सुबह 6 बजे उठ के वापस चल पड़े। तो मेरे को लगता है मैंने इतनी मेहनत की, 12th में भी बहुत मेहनत की, 11th में भी बहुत मेहनत की, फिर कॉलेज में भी बहुत मेहनत की। तो अगर मैं उस टाइम से अभी के टाइम को कंपेयर करूँ तो ऐसा लगता है कि यार अभी मैं वैसी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं ला पाती। या फिर जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की, उस टाइम भी मेरी बहुत हाई कंसिस्टेंसी थी। मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचती थी एंड शाम को 6-7 बजे पापा के साथ घर आती थी। पूरा दिन पढ़ती थी मैं, ब्रेक लेती ही नहीं थी, लंच ब्रेक भी नहीं लेती थी। या फिर खाना या कुछ तो वहीं डेस्क पे से फ्रूट्स ले लिए या जो ले लिया। तो मतलब मैं 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ती थी रोज़ विद कंसिस्टेंसी। तो अभी मुझे लगता है कि मेरी वैसी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो पाती यार, जैसे कॉलेज में थी, जैसे स्कूल में थी, जैसे वो लाइब्रेरी में थी, अब क्यों नहीं हो पाती। तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा गूगल पे सर्च किया, थोड़ा चैट जीपीटी से पूछा, थोड़ी वीडियोस देखी। तो मैंने इन चीज़ों पे ये पाया कि देखो, हमारा हर एक लाइफ का फेज़ जो होता है ना, उसमें हमारी अलग टाइप की प्रोडक्टिविटी होगी। हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के हार्ड वर्क को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम पे बाकी चीज़ें जो थी, अभी वो वैसे फैक्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते। सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे जो अर्जेंसी थी कि यार अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या करूँगी, या फिर अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, या फिर मैंने नहीं पढ़ा तो डर लग रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो डर था। ठीक है, पहला अटैम्प्ट था, जोश था, बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने उस चीज़ को करने में हेल्प करी। लेकिन अगर मैं अभी का सोचूं, फेलियर का डर ख़त्म हो चुका है डर ऐसा नहीं है, बट अब पता चल गया कि अगर फेल हो भी गई तो मैं जीवित रह पाऊँगी। पहले लगता था यार अगर कुछ फेल हो गए तो क्या ही करेंगे लाइफ में, अब लगता है कि इट इज़ जस्ट अ पार्ट, एक्सेप्टेंस आ गई है, बिलीफ आ गया है भगवान पे, डेस्टिनी पे। उसके बाद चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, उसके बाद एक ठहराव आ गया लाइफ में कि मुझे भागना नहीं है चीज़ों के पीछे। आई हैव टू बी अ लिटिल बैलेंस्ड। अपनी लाइफ को इग्नोर नहीं करना है, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ाई भी एक बैलेंस्ड वे से करनी है। कभी कभी पता है क्या होता है, जो बच्चा 12-12 घंटे पढ़ता था, अगर वो अभी 8 घंटे पढ़ रहा है ना, उसको 8 घंटे भी सफिशेंट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उसने अपना बार इतना हाई सेट कर रखा है। मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है, मेरा बार बहुत हाई था, मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी, अब मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ। तो मुझे ना वो ऐसे लगता है कभी कभी कि यार मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। बट अगर देखा जाए तो मैं अभी ज़ीरो से प्रिपेयर तो नहीं कर रही ना, मैंने कितना कुछ प्रिपेयर कर रखा है, मैं उन चीज़ों को रिफ़ाइन कर रही हूँ। सो अगर मैं अभी स्लो भी चलती हूँ कंपैरेटिवली टू माई पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट फेज, देन ऑल्सो आई एम मच मच आगे। एंड बस यही है कि कभी भी हमें अपने फेजेस को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन अलग है। जो अभी का फेज़ है उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन क्या बोल रही थी, मैं वो तो भूल ही गई, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। हाँ, तो मेरा कहने का यही मतलब था कि कभी कभी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, नहीं करना चाहिए। जब हमारा स्टार्टिंग का फेज़ होता है एक अलग ही एनर्जी होती है, बट जब आप 5 साल प्रिपेयर कर चुके हो, अब आपका नहीं हो रहा क्लियर, तो फिर आपका मेंटल पीस भी बचाना पड़ेगा। आप उतने ही शिद्दत से नहीं पढ़ सकते, बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी इच्छा थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है, आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप मिनिमलिस्टिक हो जाते हो, आप वर्ल्ड के प्लेजर से थोड़ा दूर होने लग जाते हो। बट एक पता है इस चीज़ का एक वो भी है, नुकसान भी है। जैसे हमें कभी कभी किसी चीज़ की बहुत इच्छा होती है ना, कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है किसी भी हाल में, तो आप बहुत मोटिवेशन से पढ़ते हो। बट जब आप में कभी एक्सेप्टेंस आ जाए कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, या भगवान जो करेंगे वो देखा जाएगा, या डेस्टिनी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी स्पार्क कम हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एक एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हो। तो मेरे को लगता है कि एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना चाहिए, उस चीज़ को आप ऐसे ले सकते हो
कि अगर नहीं ही होगा तो उसके बाद की बात है, बट उस चीज़ को कभी भी ऐसे एक्सक्यूज़ मत लो कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई अच्छे से ना करो। ये मैं खुद को भी कह रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा हो जाती हूँ कभी लीनियंट, बट वही है कि उसको ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को शिद्दत से नहीं मेहनत करेंगे तो कैसे मिलेगी यार। ऐसा तो है नहीं कि कंपटीशन नहीं है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बाकियों से बहुत अच्छा करना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस। बाकी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, बाकी एवरीथिंग इज़ पर्सनल, लाइक कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन प्रॉब्लम एज वेल एज देयर ओन जर्नी। वी कैन ओनली टेक इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। बिल्कुल सही कहा आपने, सबका अपनी जर्नी है, सबका अपना फेज़ है, जिसको जैसे पढ़ना अच्छा लगता है वैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आपने बोला है हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो, लॉट्स ऑफ लव आपको भी बहुत ज़्यादा। एंड यस, ये था एस्पायर का क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमिंग सोल ऑफ हिल्स का क्वेश्चन। हाई स्माइल, काइंडली एक्सप्लेन हाउ टू मेक मंथली एंड वीकली टारगेट्स। आई थिंक आई एंड अप टेकिंग अनरियलिस्टिक टारगेट्स and many of them remain untouched. How do you manage the targets making process, and how many subjects do you take in a day for studying? Thank you. One more thing I want to ask, that after that Pomodoro slot break, how do you exactly come back? In that 10-minute break, I end up getting distracted, and that break is span end up getting stretched for 30 minutes and sometimes even longer. Thank you for the question. तो देखो, सबसे पहले तो जब आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हो ना, उस टाइम पे मेरे को लगता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट से ना जल्दी जल्दी से ऐसे ग्लांस आउट करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक टॉपिक को आप पकड़ के बैठ गए, उसको अच्छे से याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो इन डिटेल, क्योंकि फिर चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा फास्टली बढ़ना चाहिए। कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो उसको छोड़ दो, जल्दी जल्दी बढ़ो आगे। जैसे अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, जल्दी कंप्लीट करो। नहीं समझ आ रहा कुछ टॉपिक, छोड़ दो। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, जल्दी से पढ़ो। और मैं स्टार्टिंग के जो फेज़ में थी तो मैं एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे लेकर ही चलती थी। मेरे से मल्टीटास्क नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट लेकर चलती थी मैं। पॉलिटी पढ़ रही हूँ, पूरा दिन पॉलिटी पढ़ रही हूँ, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी बस। उससे होगा क्या कि जब आपने एक बार सब चीज़ें पढ़ ली है ना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम मुझे लगता है, मेरे को उस हिसाब से उस चीज़ को रिवीजन के लिए टाइम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना बताऊँ तो, जैसे मुझे इकोनॉमी रिवाइज करनी हो ना, तो मेरे को लगता है 4 से 5 दिन में मैं कर सकती हूँ इकोनॉमी रिवाइज, ठीक है, 4 से 5 दिन मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे वहीं पे आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना हो ना, या फिर हिस्ट्री रिवाइज करनी हो, बेशक उसके क्वेश्चन बहुत वेग आते हैं या फिर ऐसे आ जाते हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते, बट रिवाइज़ करनी है तो मुझे लगता है मेरे को उसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए हिस्ट्री रिवाइज़ करने को। वहीं पे दूसरे कोई लोग होंगे जो कि हिस्ट्री जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, उनको इकोनॉमी में टाइम चाहिए। तो इसीलिए पहले आपको हर एक सब्जेक्ट को ना बहुत जल्दी से कर लेना चाहिए, तभी होगा। सेकेंडली देखो, अनरियलिस्टिक गोल्स सब बनाते हैं। जैसे अगर आपने पहले सब चीज़ें पढ़ ली है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो फिर आपके थोड़े रियलिस्टिक गोल्स होने लगेंगे। सेकेंडली स्टार्टिंग में लगता है यार टाइम चीज़ें कवर करने में, फ़र्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हो, हर एक की अंडरस्टैंडिंग की क्षमता भी अलग होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं काफ़ी चीज़ें। अब आप जैसे अगर हमें कुछ भी नहीं आता, हम सोच लें हम तो अभी 2 महीने के बाद अटैम्प्ट देंगे, हमें आता ही नहीं है कुछ भी, हमें याद नहीं है चीज़ें, तो हम कैसे दे पाएंगे। कुछ चीज़ें रियलिस्टिकली भी सोचनी चाहिए, बट हाँ बाकी आप प्लानिंग करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। पहले भी जैसे मैंने कहा कि आप 100% सोच रहे हो तो एटलीस्ट 70% तो कंप्लीट होगा। कुछ चीज़ें रहेगी तो रहेगी, बट 70% जो पढ़ा वो तो पढ़ा ना। जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो गोल, एंड 1 डे एट अ टाइम। बाकी वो देखो, प्रायोरिटाइज़ करना सीखो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे को वो पहले लेना है, जिसके कम आते हैं या फिर जो रैंडम क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में करना है। फिर आप टॉपिक्स को छांट सकते हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, इसको मुझे छोड़ना है, इसको बाद में करूँगा। तो इस टाइप से थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करके चीज़ों को कर सकते हो। मेरा भी यही रहता है, मैं भी टारगेट्स बनाती हूँ, मेरी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, बट कुछ तो होता है ना। फिर बाद में जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम होता है सामने, ज़्यादा पढ़ा जाता है इंसान से। सेकेंडली कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, सारा इंसान नहीं पढ़ के जा सकता यार, बहुत है दुनिया में, तो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए।
बाकी टारगेट्स तो मैं भी सेट करती हूँ ब्रॉडली कि इतना इतना मुझे इतने दिन तक कंप्लीट करना है, कुछ ऊपर नीचे भी चलता है, वो चलता है यार। मतलब मैं ऐसा नहीं है मेरा कोई टारगेट मैं बनाती हूँ तो वो फिक्स ही रहता है जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। मतलब मेरे तो ऐसा भी होता है कि महीने के बाद मेरे को टारगेट चेंज करने पड़ते हैं, पर ठीक है ना, यही तो है, प्लानिंग करते रहो, चलते रहो, फिर प्लानिंग ख़राब होगी, नहीं न्यू प्लानिंग करो, फिर चलो, बस ऐसे ही हो जाता है। बाकी जैसे स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं एक ही सब्जेक्ट लेके चलती थी, बट जैसे अब मैंने सब पढ़ रखे हैं तो मैं ऐसे 2-3 चीज़ें लेके चल सकती हूँ, या फिर कभी कभी मेरा मन करता है कि मेरे को एक ही चीज़ पढ़नी है तो मैं वैसे भी पढ़ लेती हूँ, डिपेंड करता है मूड पे। कभी कभी क्या होता है ना कि आधा घंटा पढ़ के ही बोरिंग फील होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें पढ़ लेती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं मेरे को एक ही चीज़ पढ़नी है पूरे दिन तो मैं वैसे भी पढ़ लेती हूँ। बाकी आपने कहा कि पोमोडोरो में 10 मिनट की ब्रेक, देखो ये चीज़ भी ना कभी कभी होती है मेरी, हमेशा नहीं होती। जैसे जब मैं लाइव सेशंस करती थी या मैं लाइब्रेरी में भी जो जाती थी तो मेरा ऐसा होता था, जैसे मैं घर में करती हूँ तो मेरा लंबी हो जाती है ब्रेक, मेरी 30 से 40 मिनट हो जाती है, बट अगर आपको 10 मिनट ही रखनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर आपको चीज़ें ना पहले से रेडी रखनी पड़ेंगी, और फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है ब्रेक्स में। फ़ोन यूज़ करने गए तो गया, ब्रेक बस इसीलिए कि 2 मिनट पीठ सीधी करनी है तो लेट लिए, कुछ चाय कॉफ़ी बनानी है तो बना ली, वॉशरूम जाना है चले गए, पानी अपना फिल कर लिया बॉटल में, बस इसलिए फिर वो ब्रेक है। बाकी आपको चीज़ें पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ऐसे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। कुछ चीज़ों में एफ़र्ट्स डालने ही पड़ते हैं, ऐसे ईजिली नहीं हो जाता, क्योंकि देखो अगर हर चीज़ इतनी ईजी हो ना तो फिर सब कर लें। अगर कोई चीज़ सब नहीं कर पा रहे, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर सपोज़ देखो अभी तो कंपटीशन है कि आपको 1000 लोग ही लेने हैं किसी एग्ज़ाम में, बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लोग की लिमिट ना होती और सिर्फ इतना सा होता कि आपको, जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल, 12th के एग्ज़ाम्स हैं, 90% से ऊपर मार्क्स सब ला सकते हैं, कोई कंपटीशन तो नहीं है कि 2 ही लाएंगे या 3 ही लाएंगे, पूरी क्लास अच्छे से पढ़ेगी तो एक एक बच्चा 90% से ऊपर मार्क्स ला सकता है, बट स्टिल आते हैं, नहीं आते ना सबके, कुछ के ही आते हैं ना, क्योंकि कुछ हैं जो ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं बाकियों से। तो एफ़र्ट्स का खेल है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, क्योंकि तभी तो फिर आप सबसे ज़्यादा ऊपर जाओगे ना, बस यही बात है। बाकी तो मेरा भी यही है, बाकी मेरा भी फिक्स नहीं रहता, अभी तो मेरी भी लंबी ब्रेक हो जाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ 8 घंटे पढ़ लूँ। कभी कभी बहुत डिसिप्लिन मूड होता है तो मैं 5-10 मिनट की ब्रेक में वापस आ जाती हूँ, मतलब नॉट एवरी डे यार सेम, बहुत सी वेरिएशंस आती हैं पढ़ाई में, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा साल ही सेम चल रहा है, बहुत वेरिएशंस आती हैं। अच्छा, उसके बाद एक कमेंट है, दी प्लीज़ 75 डेज़ चैलेंज लाओ। नहीं यार 75 डेज़ चैलेंज नहीं मुझसे हो पाएगा, मेरे को ना बहुत मोनोटोनस फील होता है जब मैं कोई चीज़ लंबे समय के लिए करती हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। इसलिए मेरे को जो चैलेंज सही लगता है वो लगता है 21 डेज़ का। 7 डेज़ का भी होता है बट 7 डेज़ का काफ़ी कम है, 75 का बहुत ज़्यादा है, 21 डेज़ का मुझे एक बैलेंस लगता है। मतलब ठीक है, जो करना चाहें कर सकते हैं, बट मुझे लगता है नहीं यार 75 डेज़ बहुत होते हैं, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरे को थोड़ा कामली पीसली ही चलना है, इसलिए मैं ऐसे कोई चैलेंज नहीं ले रही। और फिर मेरे को होता है अगर मैं कोई चैलेंज ले लूँ ना मुझे वो करना है, अगर मैं नहीं कर पाऊँ मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मेरे साथ ये थोड़ा है, तो इसलिए मैं चीज़ें ही वैसे लेती हूँ कि जो मेरे को पता है मैं कर सकती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है, आपको चैलेंज लेने चाहिए, डिफ़िकल्ट भी, आपका विल पावर ही बढ़ती है, बट स्टिल अभी मुझे लगता है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, देखेंगे इन फ्यूचर कभी, बट नॉट एट द प्रेजेंट मोमेंट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है सत्यजीत का, personal question not related to studies, if we have attached to some person, goal or some other things in life that does not go to our way we have planned, how to deal with it and how do you face that situation in life? And your voice is so therapeutic, it works like therapy, waiting for therapy session. थैंक यू सो मच। देखो यार, अटैचमेंट हर्ट्स, ये तो सुना ही होगा, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है, जो कि मैंने भी सीखा है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले ना खुद की वैल्यू बढ़ाओ अपने लाइफ में। जैसे पहले ना मैं बहुत, जैसे 1-2 साल पहले तक मैं बहुत ऐसे लोनली फील करती थी, मुझे लगता था कि मैं अकेले रहती हूँ पूरे दिन, कोई है नहीं बात करने को, बस पढ़ते रहो, फिर रात को ऐसे सो जाओ ओवर थिंक करके, लोनली फील होता था, खुद की कोई वैल्यू नहीं थी। बट नाउ आई हैव
like shifted my perspective. Now I value myself. Now I am happy with myself. If I have to spend whole day alone, I can, because I enjoy my company. तो ये पर्सपेक्टिव ऐसे ही नहीं आ जाता. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, तभी बाकी लोग आपकी वैल्यू करेंगे. एंड देखो यार, कोई भी ना चीज़ ईजिली नहीं होती. ह्यूमन्स हैं, इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स होती हैं चीज़ों के साथ. बट वही है ना, अपने आप को रिमाइंड करवाना है. जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चली गई. बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक फेज़ था जब मैं पूरा दिन ऐसी चीज़ें सुनती रहती थी स्पिरिचुअल रिलेटेड, कि लाइफ क्या है. अगर हम देखें एसेंस, तो लाइफ एक दिन ख़त्म होनी है, सबने जाना है. तो किस चीज़ से अटैचमेंट? हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में. अकेले आए थे, अकेले जाना है. अब ये सुनने में तो बहुत कॉमन सी फ्रेज़ लग रहा होगा, सभी कहते हैं कि अकेले आए थे, अकेले जाना है. बट आप जब रिपीटेटिवली कुछ चीज़ें करते हो ना लाइफ में, आप रोज़ अपने आप को रिमाइंड करवाओ दैट अटैचमेंट नहीं करनी है. कोई आया है तो वो जा सकता है. चीज़ें हर्ट करती हैं, मेरे को भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तो ऊपर उठती हूँ उन सब चीज़ों से. बट हाँ, इंटेंसिटी में डिफरेंस है. पहले बहुत ज़्यादा होती होगी, तो अब कम है. तो इन चीज़ों पे वर्क कर सकता है इंसान विद टाइम. एंड जब उनको फील होगा दुनिया का रियल एसेंस, कि हम इस दुनिया में आए हैं अपने रोल्स निभाने, एंड एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा सब, हमें चले जाना है, तो फिर इंसान को लगेगा कि ये क्या ही है, सब यहीं पे रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ. तो फिर अटैचमेंट नहीं रहती. बाकी खुद पे काम करना सीखो, अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ाओ. ऐसे नहीं बढ़ जाती, टाइम लगता है. मेरे को भी 1 साल लगा, 1.5 साल लगा इन चीज़ों को ओवरकम करने में. तो वही है. यूट्यूब देखो, मतलब यूट्यूब पे जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं वो देखो. मतलब सोशल मीडिया का ना आप इतना पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो ना, इफ़ यू वांट. नेगेटिवली तो फिर बहुत ही है, टाइम वेस्ट कर लो, जो मर्ज़ी देख लो. बट पॉजिटिवली इफ़ यू वांट, यू कैन लर्न सो मैनी न्यू पर्सपेक्टिव, सो मैनी. मेरे साथ तो क्या होता है कि अगर मेरा लाइफ में कोई भी फेज़ चल रहा है ना, मैं उस फेज़ के रिलेटेड वीडियो सर्च कर लेती हूँ और मैं वो सुनती हूँ. इतने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, फिर आपको ऐसा लगता है दैट येस, आई एम नॉट अलोन. बाकी बहुत लोग हैं और वो कैसे डील कर रहे हैं, आप उनसे बहुत चीज़ें सीखते हो. वही है. बाकी बुक्स रीड करो, चीज़ें पढ़ो, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करो, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो, अपने लाइफ के गोल रखो, तो फिर ये चीज़ें हर्ट कम करेंगी. एंड अगर आप किसी और से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाओ, किसी और के इमोशंस या वे ऑफ स्पीकिंग से खुद की वैल्यू सोचने लग जाओ, खुद को इफ़ेक्ट कर लो, तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें चल ही नहीं पाती. आप खुद ही हर्ट हो जाओगे एक टाइम के बाद. और फिर उस टाइम पे हर्ट होके निकलना है, फिर सीखना है, या फिर अभी से ही सीखना स्टार्ट करना है, इट्स अप टू यू. कभी कभी लोग एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं, तो वो भी ठीक है. और कभी कभी लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, तो वो भी ठीक है. हर कोई चीज़ ठीक है. बस यही है कि पहली बात तो अवेयर होना चाहिए. कभी कभी हम चीज़ों को लेकर अवेयर ही नहीं होते. जैसे आप अभी अवेयर्ड हो कि मैं, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या अपनी बात कर रहे हो, चलो मैं क्वेश्चन की बात ले लेती हूँ. जैसे आपको पता है दैट इफ़ यू आर सेइंग दैट इफ़ वी हैव अटैच्ड, तो आपको पता है दैट यू आर अटैच्ड. सो व्हेन यू नो द प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट, है ना. तो जब आपको पता है तो उस चीज़ पे वर्क करो अभी से. इन चीज़ों के बारे में पढ़ो कि अटैचमेंट क्या है. जैसे मैं आपको भगवत गीता का बता रही थी स्टार्टिंग में, यही था उसमें भी. जब उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि सब मेरे घर वाले हैं सामने खड़े, मैं कैसे उनके ऊपर बाण चला दूँ. तो श्री कृष्ण ने यही कहा कि आपको धर्म को ऊपर रखना है. ये सब अपने रोल निभाने आए हैं, वो तो आपको नहीं मान रहे ना अपना, वो तो लड़ने आ रहे हैं ना, तो आप भी लड़ो. आपको अपनी वैल्यूज़, अपनी ड्यूटी को ऊपर रखना है, उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है. ये सब यहीं रह जाएगा. तो बस यही है यार. आप जितना पढ़ोगे चीज़ों को, जितना देखोगे वीडियोस, जितने लोगों के एक्सपीरियंस सीखोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्चुअल गेमिंग का. There's a question what you get from the beginning to now. It's about you, not channel or audience. To be honest, if you reply, I really appreciate. Okay. अभी तक मैं यही कहूँगी. अच्छा, मेरे को नहीं पता आप अभी तक की किस की बात कर रहे हो, बट मैं अपनी जो मेरी एग्ज़ाम्स की जर्नी रही है, मैं उसके पर्सपेक्टिव में बोल देती हूँ. मुझे लगता है कि मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हुई हूँ, जो कि मैं पहले थोड़ा डर जाती थी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी बात पे रो देती थी,
और डर लगता था चीज़ों को लेकर कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, और एक दो चीज़ें थी जिनसे बहुत डर लगता था, वो सब चीज़ें हो गई लाइफ में। इतने साल परसिवरेंस शो कर दी, करेज सीख ली, फेल होकर कैसे उठना है वो सीख लिया, फेल हो गई तो कैसे उस चीज़ को फेस करना है वो सीख लिया, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मैं आ गई, टेंशन लेने की जगह किस तरह से काम रहना है वो मैं आ गई। पहले रोज़ रात को रोकर सोती थी मैं, अब मैं रोज़ रात को खुश होकर हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। सुबह उठती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, काम होती हूँ, कुछ काम करती हूँ तो कामली करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम टाइम। और बहुत कुछ देख लिया इन फेजेज़ में, तो अब ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कुछ भी होगा मैं चीज़ें फेस कर लूँगी, कोई डर नहीं रहा, मतलब एज सच। पहले डर थे ना, अब वो डर से ओवरकम हो गया। मेरा माइंड, जैसे मैं 3-4 साल पहले थी इंसान, अभी मैं बिल्कुल चेंज हूँ, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आया, जो मैंने चीज़ें पढ़ी उनसे मेरे इतने पर्सपेक्टिव्स बने। मेरे को तो लगता है मैंने जो अपना ऑप्शनल पढ़े ना, पहले सोशियोलॉजी पढ़ा, देन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, मैंने इतना कुछ सीखा ना सोसाइटी के बारे में। बहुत अच्छा ऑप्शनल है सोशो एंड एंथ्रो, अगर आप में से किसी का ऑप्शनल आप समझ सकते हो। इतना कुछ पता चलता ना सोसाइटी के बारे में, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कितना कुछ पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं। मैं फिलोसफिकल चीज़ें भी बहुत सुनती रहती हूँ, तो एज अ पर्सन आई ग्रो, एज अ पर्सन मैंने बहुत कुछ सीखा। अपनी लाइफ में किसको वैल्यू करना है, पेरेंट्स के क्या इंपॉर्टेंस है, अपने डिसीज़न कैसे लेने हैं, बहुत टेंशन है फिर भी कैसे अपने आप को काम रखना है, अपना बिलीफ कैसे रखना है, चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें सीखी मैंने, एंड ये सब मैंने गेन किया। फेलियर कहने को है फेलियर, बट इट टीचेज़ यू अ लॉट। अगर मैं अभी सोचूं कि जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था JKS का, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब फाइनल लिस्ट में नाम ना था, कुछ मार्क्स से रह गया था। अगर उस टाइम पे हो गया होता, ठीक है, अगर उस टाइम पे हो गया होता मेरा क्लियर, ये बात है 2023 की, तो उस टाइम पे मेरे को लगता है मैं एक अ लिटिल वीक ऑफिसर बनती, अ लिटिल इमोशनली ड्रिवन ऑफिसर बनती। बट नाउ what I feel that I'll be a very strong headed officer, I'll be a very emotionally intelligent officer। ये तो emotionally intelligent सिलेबस भी है एथिक्स का। आई एम अ कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट ऑफिसर बनूंगी, जो भी है। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी होगी तो मैं उसको ब्रेवली हैंडल कर पाऊँगी। एंड अभी मेरे बोलने में कॉन्फिडेंस आया है, पहले मैं थोड़ा आराम से बात करती थी, अब मैं कॉन्फिडेंट होकर बात करती हूँ, अब मैं चीज़ों को फेस कर सकती हूँ। तो मेरे को लगता है कि हर एक लाइफ का एक्सपीरियंस ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखो, हम अगर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम डेफिनेटली चाहते ही हैं कि उसका रिजल्ट आ जाए, किसको ही फेलियर्स देखने का मन है, सबको लगता है ना कि हमारा हो जाए, बात तो सही है। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप इतना कुछ सीख जो रहे हो, वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ही तो आगे ईजी बनाएगा ना। मुझे तो यही लगता है यार, मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही देखती हूँ। मैंने छोड़ दिया है नेगेटिव को देखना। होता है कभी कभी माइंड ख़राब होता है, टेंशन होती है, इंसान थोड़ा नेगेटिवली सोचता है, बट मैक्सिमम टाइम आई जस्ट लुक एट द पॉजिटिव ऑफ द लाइफ एंड आई जस्ट बिलीव इन भगवान अ लॉट। उन्होंने चाहा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड उन्होंने इस धरती पे लाया है तो वो संभाल भी लेंगे। बस यही मैंने सीखा अभी तक की जर्नी में। एंड as a person I have changed a lot, I have learned a lot, and I think that is a very valuable lesson which I have learned throughout this preparation phase। उसके बाद क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से ले लेते हैं यार, मैं तो थक गई यार, बहुत ही लंबा हो गया। कोई सुन भी रहा है यहाँ तक? पता चले 10 मिनट सुन के निकल गए आप। कोई ना, वीडियो के एंड में ना कुछ बोलूँगी मैं कि जिसने वहाँ तक वीडियो देखी है ना, ये कमेंट कर दो, मेरे को भी पता चले यार इतनी लंबी वीडियो कौन सुन रहा है मेरी। ऐसे तो 10 मिनट का ब्लॉग होता है, कोई ना, वो वीडियो के एंड में ही बताऊंगी मैं, या बीच में भी बता सकती हूँ। तो अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है तो फिर आगे तक भी सुन लेना थोड़ा सा प्लीज़। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा सिंह का। हेलो दीदी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा, आप कैसे हो? मैं घर पे रह के प्रिपेयर करती हूँ और लाइब्रेरी में
लाइब्रेरी मेरे घर से दूर है। तो वैसे तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, पर फिर भी दिन को तो मैं पूरा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, पर नाइट में टायर्ड नहीं होती हूँ, पर फिर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। पर सुबह उठने पे रात को ना पढ़ पाने का रिग्रेट होता है, और ये इस टाइम डेली का हो गया है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो देखो यार, ये जो रिग्रेट होता है ना पिछले दिन का, ये आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है। इस चीज़ को छोड़ो। ऐसे होना चाहिए कि जब आप नया दिन स्टार्ट करो, इट शुड बी लाइक अ क्लीन स्लेट। जो पिछले दिन के रिग्रेट्स हैं उन सबको भूल जाना है, और उस दिन को फोकस करके अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर आपसे दिन में अच्छा पढ़ा जाता है ना, तो आप दिन में लंबे आवर्स का स्लॉट रखो। और रात को जैसे आपने कहा कि नींद नहीं आ रही होती बट पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है ना। नींद बेशक नहीं आ रही है, बट दिमाग की भी कुछ कैपेसिटी होती है। तो आप दिन में रखो ज़्यादा टारगेट्स पढ़ने के, और फिर रात को नहीं रखो, अपना मी टाइम रख लो। रात को दिन में कम ब्रेक लो, ऐसे कर लो। या फिर रात को ऐसे कुछ लाइट चीज़ पढ़ो जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। दिन में हैवी टारगेट्स रखो, इस तरह से करो। क्योंकि होता है बहुत बार यार, हम स्टार्टिंग अच्छी करते हैं बट एंड में ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी या अपने माइंड के हिसाब से भी चल लेना चाहिए। हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि उसको लगे रहना है उसके अगेंस्ट जाने में। दिन में पढ़ो, लाइब्रेरी जा रहे हो वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कंसिस्टेंसी से पढ़ो ना। कंसिस्टेंसी, अगर आप रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, बट रोज़ पढ़ रहे हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू नथिंग, या फिर रिग्रेट में रहना। तो वही है, इन चीज़ों पे वर्क करो। आहिस्ता आहिस्ता ही रिग्रेट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज रिग्रेट हो रहा था और कल से आप बोलो कि मुझे रिग्रेट नहीं होना है। ऐसा नहीं होता। रोज़ सोचो, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चीज़ें सुनो, हो जाएगी चीज़ें ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, नेगेटिव थॉट से कैसे निकलें चाहे हम कितना भी पढ़ रहे हों अच्छे से, बट एक मन का डर रहता है कि कहीं फेल हो गए तो। और हमें पता है कि नेगेटिव थॉट्स का कितना बुरा इम्पैक्ट होता है, फिर भी आ जाते हैं। तो क्या करें? वो तो है ही यार, आ जाते हैं। इंसान है हम, किसी चीज़ की चाह में कर रहे हैं कुछ, तो डर लगता है ना कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, बाद में रिजल्ट्स वैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। बट फिर यही चीज़ सोचनी है ना। कभी कभी ना अपने साथ बैठना चाहिए और अपने थॉट्स पे ना सोचना चाहिए। मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूँ, बैठी अपने थॉट्स पे सोच रही हूँ कि मैंने ऐसे सोचा, इसके आगे क्या। जैसे मैंने सोचा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊँगी, मे बी मैं 1-2 दिन बेड से ना उठूँ, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगूँगी कि चलो ठीक है, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर मैं सोचूंगी कि चलो नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम का पढ़ना है या फिर कुछ और करना है, तो वो मैं सोचूंगी, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका पढ़ना स्टार्ट करूँगी, या फिर जिस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ उसको देखूँगी कैसे करना है। तो इस तरह से आप अपने ना थॉट्स के ऊपर प्ले करो। नेगेटिव थॉट आया, उसको काउंटर क्वेश्चन करो कि वो चीज़ हो गई। कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो आपको सबसे घटिया चीज़ लगती है कि ये हो सकती है, उसको सोच लो एक बार, तो आपका खुद माइंड शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी क्या होगा। एंड हमें पता है यार, हम नेगेटिव सोचेंगे तो टाइम वेस्ट हमारा ही होगा ना। तो ये चीज़ें खुद को रोज़ रिमाइंड करवानी है कि अच्छा मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मेरा ही नुकसान होना है, मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं पॉजिटिव सोच लूँ। या मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं आउटकम, मेहनत में कर सकती हूँ बट नेगेटिविटी या फिर इन फ्यूचर का सोच के कि रिजल्ट क्या रहेगा वो मेरे हाथ में है नहीं, उसका सोच के मैं टाइम वेस्ट कर लूँ। दो ऑप्शन है ना हमारे पास। नाउ इट्स अप टू अस कि हमें किस पे वर्क करना है। हमारे ह्यूमन हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है। हमारे अंदर हर एक इमोशन है, हर एक इमोशन, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एंगर, हैप्पीनेस, लव, जेलिसी, केयर, जितने भी इमोशंस है सब हैं। बट हर एक इंसान में अलग लेवल के होते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कुछ लोगों में जेलिसी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो अपने उस ट्रेट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और उसको और बढ़ाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ, अपना माइंड कैसा चाहिए, आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हो। अब मुझे चाहिए, ये मैंने सोच रखा है कि मुझे पॉजिटिव रहना है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने सोच रखा है कि मुझे नेगेटिव होना ही नहीं है, मुझे पॉजिटिव रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी मेरे अंदर से ख़त्म हो गई है या शून्य हो गई है वो अभी भी है, बट वो अब कभी कभी आती है। पहले रोज़ आती थी, अब कभी कभी आती है। और पॉजिटिविटी ज़्यादा देर रहती है, जिससे मैं खुश भी रह पाती हूँ, जिससे मैं बाकी काम भी कर पाती हूँ। मेरा सर नहीं दुखता, मेरी आंखें नहीं दुखती, मैं खुशी से रहती हूँ, अच्छा फील करती हूँ।
तो ये हम पे होता है कि हमें किस ट्रेट को बढ़ाना है। मेरी में आप बोलते हो जैसे कि आप पॉजिटिव हो, ऐसे ही थोड़ी ना आगे पॉजिटिविटी। मैं भी नेगेटिव थी, मैं भी उल्टा ही सोचती थी हर एक चीज़ का। मैंने काम किया खुद पे, मेरे को लगभग 2-3 साल हो गए इन चीज़ों पे वर्क करते हुए। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल जो फॉलो करना स्टार्ट किया था वो CA नेहा दत्ता का था। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, नहीं देखा तो आप भी देख लेना जाके। CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नेहा दत्ता, उनके चैनल ने बहुत कुछ सिखाया। फिर उनकी वर्कशॉप हुई थी, मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैं बाकी भी ऐसे वर्कशॉप ज्वाइन करती रहती हूँ कभी कभी। फिर मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट की। उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन चीज़ें रिलेटेड देखी, बाकी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस देखे, बहुत कुछ किया 1 साल में। उस वजह से मेरा माइंड अभी जैसा है वैसा हुआ है, एंड इन फ्यूचर और भी अच्छा ही होगा, है ना। हम कभी भी किसी भी स्टेज में परफेक्शनिस्ट तो नहीं होते कि मैं अभी जैसी हूँ मैं बेस्ट हूँ, ऐसा तो नहीं है। विद टाइम, विद एज, विद एक्सपीरियंसेस मैं सीखूँगी ही। बट पॉइंट यही है कि हमारे अंदर है या हमारे हाथ में है कि हमें किस ट्रेड के ऊपर वर्क करना है। देयर आर पीपल, देखो जैसे मैंने चीज़ें फेस की, मैंने फेलियर्स फेस किए, मैंने डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया, मैंने रिलेशनशिप्स में चीटिंग्स फेस की, जो भी फेस किया, घर के इश्यूज़ फेस किए, हर एक चीज़ फेस की। उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी हैप्पी, तो मैंने वो पाथ चूज़ किया। वहीं पे कोई एक ऐसा इंसान होगा जो ये सब फेस करके और नेगेटिव हो जाए, और मे बी डिप्रेशन में चला जाए, मे बी सुसाइडल थाट्स आए, तो ये उसके हाथ में है ना। इसलिए हमारे हाथ में होता है। कभी कभी बाकी फैक्टर्स का भी बहुत रोल होता है, नो डाउट। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, बट एट द लास्ट मुझे लगता है कि हमें खुद पे बहुत वर्क करना चाहिए। हमें खुद से इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए ना कि हम खुद को खुद संभाल सकें। इमोशनली अटैचमेंट, इमोशनली डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होना चाहिए। यस, ह्यूमंस हैं, कहीं से सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा, पेरेंट्स से सपोर्ट मिले, फ्रेंड से सपोर्ट मिले, बहुत अच्छा। बट अगर नहीं मिल रही ना, तो फिर हमारी लाइफ है। हम अगर करना चाहें तो हमें करना है तो कर सकते हैं ना। हमारे माइंड पे डिपेंड करता है बहुत सा, माइंड का खेल है सब। माइंड को शेप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल से हो जाएगा। टाइम, विद टाइम थिंग्स टेक टाइम। तो बस यही है, अपनी एक जर्नी पे स्टार्ट हो जाओ कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, एंड द थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग ऑन प्लेस। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो कि है, इनका कुछ नाम नहीं है, ZZZB45YD ऐसा कुछ है, 5D। D, I am just so confused about future career, like nothing has decided. I am in 11th. I love to studying science with interest, not with rush. I want to explore it, live it, but at the time our school. I am so scared about my future because I have PCMB. I did not have time for anything. Please tell me how you did your 12th. देखो, अगर अभी मैं इस फेज़ में हूँ ना, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी कि यार 11th-12th तो यार कुछ भी नहीं है अभी के लाइफ के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं होता है। हम जिस भी फेज़ में होते हैं लाइफ के, वो फेज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट ही होता है। जब हम 11th-12th में थे तो हमारे लिए भी 11th-12th डिफ़िकल्ट थी। अभी सोचो तो ईजी लगती है, बट जो जिस फेज़ में होता है उसके लिए वो फेज़ ही उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार डिफ़िकल्ट ही होता है। यही चीज़ आपको बोलूँगी कि टेंशन मत लो, आगे लाइफ में बहुत सी चीज़ें आनी हैं। अभी एक बैलेंस वे से चलो, जितना हो सके पढ़ाई करो, चीज़ों को मैनेज करके चलो आहिस्ता आहिस्ता। टेंशन नहीं लेनी है, अपनी मेहनत करो, हो जाता है सब। 12th में यही है, बुक्स हैं जो वो पढ़ो, चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश मत करो, चीज़ों को समझो और उसको आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। मेरा भी PCMB ही था, और मैं पढ़ती थी, मैं स्कूल जाती थी। फिर स्कूल के बाद एक मेरी 12th में सुबह कोचिंग होती थी 5 बजे, 1 घंटे की। वो ऑल्टरनेट डेज पे होती थी, एक दिन मैथ की होती थी, एक दिन फिज़िक्स की होती थी। तो मैं पूरा हफ्ता जाती थी, मतलब मैं 12th में तो पूरे साल 5 बजे उठी हूँ। फिर वहाँ से आकर, सुबह वाली कोचिंग से आकर, फिर मैं स्कूल जाती थी। फिर हमारे स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती थी 12th में, 11th में भी 1 बजे। तो फिर 1 बजे घर आकर थोड़ी रेस्ट करके फिर मैं शाम में अपनी कोचिंग जाती थी। मैंने आकाश में कोचिंग ली थी नीट के लिए। मैथ मैं खुद से करती थी, मतलब सुबह वाली कोचिंग, और वो बाकी नीट के लिए जाती थी। फिर वहाँ से आती थी, फिर घर आके स्कूल का पढ़ना, होमवर्क करना। तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, नो डाउट, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो।
वरना बहुत से लोग नॉर्मल मार्क्स में भी खुश होते हैं, उनको 70s 80s में चल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो इतने आ जाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं वो तो फिर अपने पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैनेज क्यों नहीं हो रहा, आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। चीज़ें, सोशल मीडिया को थोड़ा एलिमिनेट कर दो। आई नो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हो गया, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो एक बैलेंस्ड वे से रखो कि पूरा दिन पढ़ाई करके फिर शाम में 1 घंटा चला लिया। उसके अलावा आराम से अपने दिमाग को काम रखो। बस ये सोचो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो बहुत कुछ देखना है, तो इसको तो आराम से झेलना है बस। और कर लो अपना, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कम मार्क्स भी आए तो क्या हो गया, आगे हो जाएगा सब कुछ। आप बस अपनी मेहनत करो। क्योंकि अगर आप, पता है, जैसे बहुत कहते हैं कि 12 की स्कूल के मार्क्स मैटर नहीं करते, कॉलेज के मार्क्स मैटर नहीं करते। मैटर तो नहीं करते, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है ना इन चीज़ों की वजह से, वो बहुत मैटर करता है। जब आपको पता है कि मेरे 10th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपको पता है आपकी कैपेबिलिटीज़ कि आप ऑलरेडी कितने बच्चों से आगे हो स्कूल में भी, तो फिर आप आगे एग्ज़ाम्स में भी कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर करोगे। एंड इन एवरी एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे इतनी मेहनत करते हैं बट वो डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें और उनका क्लियर नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्फिडेंस रिजल्ट से ही आता है, ऐसे नहीं आ जाता, बैठे बैठे नहीं आ जाता। एंड आपने PCMB लिए, बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने सुना था कहीं पे दैट अगर आप 11th 12th में PCMB लेते हो ना, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं कंपैरेटिवली टू ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर, नो डाउट। तो जब आप ऑलरेडी डिफ़िकल्ट चीज़ें कर लेते हो ना प्रैक्टिस, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इसलिए जो भी लिया है उसमें कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो। खुद लिया है, किसी ने फोर्स नहीं किया, अपने मन से लिया। आपने लिखा भी है दैट यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस, तो उसको वही इंटरेस्ट की तरह पढ़ो, हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएगा कवर, टेंशन नहीं लेनी है बस। तो सब क्वेश्चंस हो गए एंड आई एम टायर्ड। थक गई यार मैं, कितना टाइम हो गया, 2 घंटे होने वाले हैं। उफ। आज से मैंने वैसे अपना टाइम टेबल भी ठीक किया था, मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, तो अभी थोड़ा लेट हो गया। मेरे को नहीं पता था इतना लंबा हो जाएगा, बट हो गया। अब डाला है तो आई थिंक आप सुन रहे होंगे। अगर आपने यहाँ तक सुना है ना, यहाँ तक अगर आप एक वीडियो सुन रहे हो, तो कमेंट्स में ना कुछ अच्छा सा लिख कर जाना, मेरे को मैं बताती हूँ। चलो स्माइल लिख देना बस, सिर्फ कमेंट्स में लिख के जाना स्माइल। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है स्माइल लिखना, तो उससे मेरे को समझ आ जाएगा कि अच्छा आपने यहाँ तक सुना है, मतलब पता तो चले ना यार कौन कौन देख रहे हैं यहाँ तक। तो बस यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी यूट्यूब पे तो मैं डालूँगी थोड़ी देर बाद वीडियोज़। अभी मैंने पिछले महीने मतलब 21 डेज चैलेंज में इतना कंटेंट डाल दिया जितना मैं महीनों में नहीं डालती थी। अब तो मेरा फ़ोन को देखने का मन नहीं कर रहा, काफ़ी रिकॉर्डिंग एडिटिंग होगी ना, तो अभी मेरा मन भी नहीं है। अभी तो टाइम लगेगा, शॉर्ट्स में भी थोड़ी डाल दूँ बीच बीच में वीडियो, मतलब टाइम लगेगा, या मन पर डिपेंड करता है। कभी लगा कि हाँ करना है रिकॉर्ड तो कर लूँगी। तो बाकी बस यही है, जो भी होगा देखा जाएगा। लाइफ है, चलता है, अच्छे फेज़ भी आएंगे, बुरे फेज़ भी आएंगे। बुरा फेज़ होगा तभी आपको अच्छे फेज़ की वैल्यू होगी। सब कुछ अच्छा 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 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी लाइफ की। इसीलिए जो भी बुरे फेज़ आते हैं उनको एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर वर्क करो, और आगे वाले फेज़ के ऊपर सोच विचार करो कैसे बढ़ना है आगे। खुश रहो बस, क्योंकि क्या पता जिस कल की हम चिंता में आज अपना व्यर्थ कर रहे हैं उस कल में हम हो ही ना। तो इसलिए लिव इन द मोमेंट, लिव एट द प्रेजेंट, डू थिंग्स विच मेक्स यू फील हैप्पी, एंड बस। सो यही सब कहना था। चलो फिर बाय बाय एंड विल सी यू सून। देखते हैं कब, कमेंट कर देना स्माइल। सो बाय बाय एंड टेक केयर।